दोस्तों, क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे और भी अच्छे अच्छे नॉवेल इस चैनल पर अपलोड होंगे। अब कहानी में आर्यन के शब्दकोश में हार मानना शब्द मौजूद नहीं था, चूंकि वो सिंह परिवार के प्रशिक्षण में आने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए वो निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। सिंह परिवार उसका इंतजार कर रहा था। उसका चाचा उसके शक्तिशाली बनने का इंतजार कर रहा था और उसका दादा उसके ड्रैगन ब्लड लाने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा इस बार उसको इतना शक्तिशाली बनना होगा कि फायर ग्लास शहर के तीनों स्तंभ और शाही परिवार उसकी परछाई भर देखने से कांपने लगे। तभी सिंह परिवार को छूने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। सबसे जरूरी बात, उसे जल्द से जल्द शक्तिशाली बनकर सर्व सम्राट बनना होगा, ताकि वो वापस अपनी दुनिया में जा सकें। अलका हल्के से हंसी, आर्यन की दृढ़ आंखों को देखा और बोली, उस समय तुम्हारे पिता की तरह, बाद में तुम। उसी समय आर्यन ने पूछा, क्या आप मेरे पिता को जानती है? तभी आर्यन की आंखें धुंधली पड़ने लगीं और उसकी आंखों के सामने भ्रम पैदा होने लगा। क्या आपने मुझे कौन सी शराब पीने के लिए दी? अलका ने आर्यन को देखा और कहा, ड्रैगन वाइन। अब अच्छी नींद लो। इस तरह की शराब एक ड्रैगन को भी नशे में डाल सकती थी, एक इंसान की तो बात ही छोड़िए। धीरे धीरे आर्यन की आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में चला गया। अलका ने आर्यन को अपने कंधे से सहारा दिया और डूबते सूरज को देखा। उसकी आंखें अंधहीन उदासी से भर गईं। फिर उसने अपने आप से कहा, आलोक, तुम ठीक हो? तुम्हारा बेटा भी खतरनाक डिमन बीस्टस के इलाके में कदम रखने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत। उस समय तुम होली लड़की को ले गए थे और अब आर्यन भी परीक्षा में जा रहा है। क्या वो वैसा ही होगा? फिर अलका हंसी, एक लंबी सांस ली और जारी रखा, अगर हमने उस समय सबसे कठिन मिशन नहीं चुना होता तो तुम सिंह परिवार को नहीं छोड़ते और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाती। आर्यन हमारा बच्चा हो सकता था। हे आलोक, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बोलते बोलते अलका के आंसू एक झरने की तरह बहने लगे और चेहरे से होते हुए नीचे टपकने लगे। 16 वर्षों में यह दूसरी बार था जब वो रोई थी। पहली बार इसलिए था क्योंकि आलोक चला गया था और इस बार इसलिए था क्योंकि वो उसे याद कर रही थी। रात हो गई। सिंह परिवार की घुड़सवार सेना जल्दी से सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों की ओर बढ़ गई, जिसे वीरान पर्वत भी कहा जाता था। चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन यह वास्तव में अंदर एक आदिम जंगल था। दिन में यह अतुलनीय रूप से सांवला था और रात में यह और भी गहरा था। वीरान पर्वत में सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ और बंजर जंगल थे, जहां अनगिनत खतरनाक डिमन बीस्ट और अलग अलग खतरनाक जानवर छिपे हुए थे। यहाँ के विशेष भूगोल के कारण यहाँ के डिमन बीस्ट अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक क्रूर थे। इसके अलावा कुछ ऐसे डिमोनिक बीस्ट भी थे जो दूर से हमला करने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। इस तरह के लंबी दूरी के हमलों में से एक हमला फायर हमला भी था। अतीत में इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक अग्नि फैली थी, जिसने सभी हरे भरे जंगलों और पहाड़ों को एक पल में बंजर बना दिया था। उसके बाद यहाँ डिमन बीस्ट को पनपने का मौका मिला, जो फायर विशेषता की खास शक्तियां रखते हैं, और यहाँ तक कि इस जगह की जड़ी बूटियां भी फायर विशेषता के साथ पनपती है। इसके अलावा इस वीरान पर्वत में सबसे भयानक चीजें मॉन्स्टर्स है, जिनमें से कुछ इविल स्पिरिट्स इंसानों की तरह दिखती हैं, जबकि कुछ डिमोनिक बीस्ट की तरह दिखती हैं। इन सभी की ब्लड लाइन डिमोनिक जाति से संबंधित है। यह असाधारण शक्तियों के साथ पैदा होते हैं और खून के बेहद प्यासे होते हैं। इंसानों से नफरत उनकी नसों में घुली हुई होती है। यह कहा जा सकता है कि वो जिस भी इंसान को देखेंगे उसे तुरंत मार डालेंगे। रात के अंधेरे में कुछ घंटों तक सफर करने के बाद घोड़े पर सवार एक सैनिक ने कहा, डिमन बीस्ट का क्षेत्र हमारे सामने है, उसे फ्लेम वैली में फेंक दो। क्या यह थोड़ा क्रूर नहीं है? एक दूसरे सैनिक ने कहा, हमें जैसा आदेश मिला है हम वैसा ही करेंगे, और यह सेनापति पृथ्वी का आदेश है, हम इसे नहीं टाल सकते। पहले सैनिक ने जवाब देते हुए कहा, कौन वीरान पर्वत के डिमन बीस्ट के बीच से जीवित वापस आ सकता है और यहाँ तक कि डिमन बीस्ट को मार सकता है? यह असंभव है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि सेनापति पृथ्वी आर्यन को इस तरह की परीक्षा में क्यों डालना चाहते हैं। यह सेनापति रेड का फैसला नहीं था।
बल्कि सेनापति व्हाइट थी, जिन्होंने आर्यन की परीक्षा के लिए अपना सेनापति पद भी दांव पर लगा दिया है। अगर सेनापति अलका नहीं होती, अब तक आर्यन को फायर ग्लास शहर वापस भेज दिया जा चुका होता। मैंने सुना है कि वर्तमान सिंह परिवार बहुत अस्थिर है और पहले से ही 3 स्तंभों और शाही परिवार द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया है। तो क्या जब तक हमारे सिंह परिवार की सेना मौजूद है, तब तक कोई सिंह परिवार का बाल तक नहीं छू सकता? हाँ, यह तो सच है। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने आर्यन को घोड़े से उतारा, जो इस वक्त बेहोश था। असल में आर्यन अभी बेहोश नहीं था, उसे रास्ते में होश आ चुका था। उनकी बातचीत सुनकर उसने अपने मन में सोचा, क्या वास्तव में सेनापति अलका ने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है? आर्यन अपने दिल में थोड़ा परेशान था। बेहोश होने के दौरान अस्पष्ट रूप से जो उसने सुना था, उसके बारे में सोचते हुए उसने अपने दिल में कहा, क्या पिता पहले भी यहां आ चुके हैं? क्या मां भी डेविल कबीले की सदस्य है? पिता और सेनापति अलका के बीच कैसा रिश्ता था? तभी उनमें से एक सैनिक ने आर्यन से कहा, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, भाई, अगर तुम मर जाते हो तो मुझे दोष मत देना। यह वो रास्ता है जिसे तुमने खुद चुना है। इसके बाद वो आर्यन को फ्लेम वैली में फेंकने के लिए तैयार हो गया। नीचे एक अथाह गहरी घाटी थी। अगर वो डिमन बीस्ट द्वारा नहीं भी मारा जाता है तो वो इस घाटी में गिरकर ही मर जाएगा। आर्यन तुरंत हिला और जमीन से खड़े होते हुए कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा मैं चलकर नीचे चला जाऊं। हूट उसकी आवाज ने सभी को चौंका दिया। आर्यन ने अपने कपड़ों को फटकारा और कहा, मुझे आप लोगों को थोड़ा परेशान करना होगा कि आप वापस जाएं और सेनापति अलका को बताएं कि मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। इसके अलावा अपने महान सेनापति पृथ्वी से कहना कि जब मैं आऊंगा तो उसके चेहरे पर कदम रखूंगा और उसे अपने घुटनों पर बैठकर मेरे सामने मेरे नाम का गीत गाना होगा। इसके बाद आर्यन घाटी में चला गया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। 6 घुड़सवार सैनिक पूरी तरह से दंग रह गए। महान सेनापति पृथ्वी के चेहरे पर कदम रखना और यहाँ तक कि घुटनों पर बैठकर विजय के नाम का गीत भी गाना होगा। यह कमीना, क्या वो बहुत घमंडी नहीं है? क्या घमंडी आवाज है? मुझे नहीं लगता कि उसे यह भी पता चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इसे भूल जाओ, किसी मृत व्यक्ति को परेशान मत करो, चलो चलते हैं। क्या होगा अगर वो हमारे जाने के बाद भागकर आ गया तो? क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ कुछ दिनों तक पहरा देना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, अगर वो हमारे पीछे आ जाएगा तो उसका मिशन विफल हो जाएगा। इसके बाद सभी सैनिक वहां से निकल गए। दूसरी तरफ आर्यन ने वापस जाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। कदम दर कदम वो अतुलनीय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। वो उस फायर ड्रैगन को ढूंढना चाहता था। अगर संभव हुआ तो वो अपने पिता के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि इससे उसे अपने पिता को खोजने में मदद मिलेगी। अपने दादाजी के दिल में कर्ज के कारण आर्यन को लगा कि उसके दादाजी को अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अगर वो अपने पिता को ढूंढ लेता है तो उसके दादाजी निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। अरे, मैं तो पूछना ही भूल गया, विराट और बाकी लोगों के साथ किया हुआ होगा। कहीं उन्हें भी मेरी तरह वीरान पर्वत के किसी कोने में तो नहीं फेंक दिया? आर्यन थोड़ा चिंतित था। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आसमान पहले से ही रोशन हो चुका था, लेकिन घाटी अभी भी कोहरे से ढकी हुई थी। उसकी दृष्टि रेखा बेहद धुंधली थी। कोई मेरी मदद करो। अचानक मदद के लिए एक लड़की के रोने की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। मदद के लिए चिल्लाने के बाद एक विशाल लाल पत्थर जो एक लौ की तरह लग रहा था, तेजी से भागते हुए गायब हो गया। आर्यन की आंखें हिल गईं। इंसान। तुरंत उसने शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी गति बढ़ाकर घाटी की ओर भागा। बूम धड़ाम, बूम धड़ाम। घाटी से शक्तिशाली टकराने वाली आवाजों की लहरें आ रही थी, जिनसे पूरी घाटी भूकंप की तरह हिल रही थी और मदद के लिए चिल्लाने की आवाज अधिक से अधिक जरूरी और अधिक से अधिक तीव्र हो गई। मदद करो, कोई मदद करो। एक विशाल जानवर आग की चिंगारी के साथ एक तेंदुए की छाप वाली खाल पहने और हाथ में भाला पकड़े हुए एक जंगली लड़की की ओर तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा और उसे घेर लिया।
लड़की के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन वो बिल्कुल भी डरी नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी एक काली परछाई आई, लड़की को उठाया और तुरंत उस विशाल जानवर को चकमा देते हुए कूद गई। यह काली परछाई कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। उसी समय आर्यन ने साफ साफ देखा कि वो विशाल जानवर एक डिमन बीस्ट था। विशाल डिमन बीस्ट ने पलटकर तुरंत आर्यन पर एक जोरदार हमला किया, जिसके वार से चारों तरफ चट्टानें उड़ने लगीं और एक जानलेवा आभा पूरे इलाके में फैल गई। आर्यन ने तुरंत उसे चकमा दे दिया और लड़की को गोद में लिए तेजी से दूसरी तरफ कूद गया। तेंदुए की खाल पहनी जंगली लड़की अभी भी आर्यन की बाहों में थी और उसकी दोनों बड़ी बड़ी सुंदर आंखें आर्यन को बिना पलके झपकाए देख रही थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं जब उसने कहा, क्या यह एक इंसान है? वो खतरनाक विशाल डिमन बीस्ट अपना शिकार खोने के बाद और अपना हमला खाली जाने के बाद तुरंत गुस्सा में आ गया। उसका पूरा शरीर एक विशाल कठोर चट्टान जैसा था। चट्टानों की बीच कुछ दरारें थी जिनमें मैग्मा जैसी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके पूरे शरीर से ज्वलंत आभा निकल रही थी, जिससे लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। फिर उस मैग्मा चट्टान जैसे विशाल बीस्ट ने गुस्से में दहाड़ा और एक आग में जलते पत्थर से आर्यन पर हमला किया। क्या यह एक लावा बीस्ट है? आर्यन ने सोचा। फिर उसने अपनी बाहों में पकड़ी जंगली लड़की को देखा। बालों की एक बड़ी पोनीटेल, दो बड़ी आंखें और तेंदुए की खाल के कपड़ों ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था। उसी समय उस जंगली लड़की ने उसे नरम आवाज में याद दिलाया, जल्दी से चकमा दो, अगर तुमने चकमा नहीं दिया तो हम मारे जाएंगे। ही यह कहने के बाद वो उत्साह से हंसना नहीं भूली। आर्यन को वास्तव में समझ नहीं आया कि वो मौत के मुंह में होने के बावजूद कैसे हंस सकती थी। लेकिन अभी उसे समझने का समय नहीं था, क्योंकि लावा बीस्ट ने एक आग से जलते पत्थर से हमला किया था, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसने यह हमला इतनी जल्दी और इतनी तेजी से किया था कि वो इसे टाल नहीं सकता था। उस हमले की गति बहुत तेज थी, जो आर्यन की गति से दोगुनी तेज थी, इसलिए वो निश्चित रूप से इसे चकमा नहीं दे पाएगा। आर्यन ने तुरंत उस जंगली लड़की को नीचे रखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो। इसके तुरंत बाद आर्यन के शरीर से बेहद घनी मात्रा में युद्ध आत्मा स्तर की खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर उसने सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया और उसकी सभी शक्तियां दोगुनी हो गई। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति, वो जोर से चिल्लाया। तुरंत उसके दाहिने हाथ की मांसपेशियां उभरने लगी और सीधे उसके बाह के कपड़े को फाड़ दिया। फिर उसके दाहिने हाथ से प्रतिध्वनित करने वाली आवाजें निकलने लगीं। लगभग 3 सेकंड बाद आर्यन एक घूंसे के साथ उस विशाल लावा बीस्ट के खतरनाक हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जब तेंदुए की खाल पहनी लड़की ने यह देखा तो उसने आश्चर्य में कहा, क्या वो मूर्ख है? लावा बीस्ट एक पीक लेवल 3 का डिमन बीस्ट था और उसके पास अग्नि शक्तियां थी। एक सामान्य घूंसे से उसके हमले को नाकाम नहीं किया जा सकता था। उस तरह के खतरनाक हमले का सामना करना एक बेवकूफी भरा कदम था। उसी समय आर्यन का घूंसा और लावा बीस्ट का हमला आपस में टकरा गए और एक जोरदार धमाका पूरी घाटी में गूंज गया। बूम बूम बूम। हमले से निकली शक्तियों ने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया था और सभी दिशाओं में चिंगारी और धूल उड़ने लगी थी। आर्यन का हाथ सुन्न हो गया था और उसकी हड्डियों को ऐसा लग रहा था जैसे वो चकनाचूर हो गई हो। उसकी मुट्ठी जल गई थी और उसे असहनीय दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ लावा बीस्ट अपने हमले को नाकाम होते देख और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसके शरीर से निकलने वाली आग की लपटें और धधकते लावा की गर्मी और अधिक बढ़ गई, जैसे एक ज्वालामुखी फटने की कगार पर हो। हूँ। लावा बीस्ट गुस्से में जोर जोर से दहाड़ने लगा। फिर वो एक जलते हुए आग के गोले में बदल गया और साथ ही आर्यन पर हमला कर दिया। यह देखकर आर्यन थोड़ा घबरा गया और जल्दी से एक हीरकुंडी पिल निगल ली। पिल निगलने के बाद उसकी खर्च हुई शक्तियां फिर से भर गई थी। पहाड़ तोड़ मुक्का, दाहिने हाथ की जादुई शक्ति। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, लक मूल्य ट्रिगर हुआ, नुकसान 200% बढ़ गया है।
इस वक्त केवल दाहिने हाथ की जादुई शक्ति पर भरोसा करना असंभव था। इस हमले की शक्तियों को फिर से इकट्ठा होने में थोड़ा समय लगता था और अगर समय से पहले उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसकी पूरी शक्तियां बाहर नहीं निकलती थी। इसलिए आर्यन ने पहाड़ तोड़ मुक्के का साथ में इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों हमलों को मिलाने पर एक खतरनाक हमला बन जाता था जिसके एक वार से पहाड़ को भी चकनाचूर किया जा सकता था। इसके अलावा लक मूल्य भी ट्रिगर हो चुका था, जिसने हमले की शक्तियों को दोगुना बढ़ा दिया था। तभी आर्यन के शरीर से बेहद घनी मात्रा में शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर उसने हवा में छलांग लगाई, अपनी मुट्ठी से एक घूंसा बनाया और नीचे की ओर लावा बीस्ट पर हमला किया। इस वक्त आर्यन के शरीर से खतरनाक आदमखोर किंग कॉन्ग एप की शक्तियां बाहर निकल रही थी, क्योंकि पहाड़ तोड़ मुक्का और दाहिने हाथ की जादुई शक्ति दोनों हमले ही आदमखोर किंग कॉन्ग एप के हमले थे जो आर्यन को उसे मारने पर सिस्टम द्वारा मिले थे। एक बिजली के झटके की तरह आर्यन के दाहिने हाथ से शक्तियां बाहर निकली और सीधे नीचे की ओर लावा बीस्ट के सिर पर जाकर गिरी। बूम! आह! लावा बीस्ट के सिर पर एक धमाका हुआ और अगले ही पल एक दर्दनाक चीख के साथ लावा की चिंगारियां, चट्टानें और जलता कोयला इधर उधर हवा में उड़ने लगा। अगले ही पल आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें एक लेवल 3 लावा बीस्ट को मारने पर 15,000 की एक्सपी पॉइंट्स, 400 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें एक लावा हार्ट मिला है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन, तुम्हें एक फायर एसेंस पॉइंट मिला है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हैं? इसके तुरंत बाद आर्यन ने सिस्टम के पारदर्शी पर अभी मिली चीजों के बारे में जांच की। वस्तु लावा हार्ट। विवरण, शक्तियों को मजबूत करना। फ्यूज होने के बाद लावा बीस्ट की ताकत 10% तक बढ़ जाएगी। फ्यूज होने की सफलता दर 10% है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? सिस्टम ने पूछा। हाँ, फ्यूज करो, आर्यन ने कहा। तुम इसे किस तकनीक के साथ फ्यूज करना चाहते हो? सिस्टम ने एक बार फिर से पूछा। आर्यन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, पहाड़ तोड़ मुक्का। फिर कुछ सेकंड बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी, फ्यूजन विफल हो गया है, भाड़ में जाओ। लगता है मेरी किस्मत में जंग लग गया है, आर्यन ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने दूसरी चीज को देखा। फायर एसेंस, यह क्या है? फिर सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर उसकी जांच की। वस्तु फायर एसेंस। विवरण, एक प्रकार का अग्नि तत्व जो एक हथियार की फायर विशेषता की शक्ति को बढ़ा सकता है। इसके अलावा फायर एसेंस के 100 पॉइंट्स को फ्यूज किया जा सकता है। यह तो कुछ अच्छी चीज लगती है, आर्यन ने खुश होते हुए अपने दिल में कहा। फायर एसेंस पॉइंट्स की मदद से वो किसी भी हथियार की शक्ति को बढ़ा सकता था। इसके अलावा उनको फायर विशेषता वाला एक हथियार बना सकता था। यह चीज उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इस वीरान पर्वत में 90% डिमन बीस्ट फायर विशेषता वाले डिमन बीस्ट थे। जब तक वो उन्हें मारेगा तब तक उसे फायर एसेंस पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इस हिसाब से उसके लिए 100 फायर एसेंस पॉइंट्स प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। जब आर्यन यह सब चीजें सोच रहा था, तभी उसे पीछे से तेंदुए की खाल पहनी जंगली लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम हो क्या? तुम एक इंसान हो? उसने लावा बीस्ट को एक ही घूंसे से मार डाला था। यह देखकर वो लड़की बेहद हैरान थी और यह उसके लिए कुछ ऐसा था जिसे एक इंसान नहीं कर सकता था। आर्यन ने मुड़कर तेंदुए की खाल पहनी लड़की की ओर देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे ही घूर रही थी। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, क्या तुम एक इंसान नहीं हो? अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। यह दुष्ट डिमंस का इलाका था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने तेंदुए की खाल पहनी लड़की एक डिमन हो सकती थी? किताबों और बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई जाने वाली बातों में एक डिमन केवल दुष्ट, क्रूर और कुरूप होता था। फिर उसके सामने की जंगली लड़की एक डिमन कैसे हो सकती थी? उसकी त्वचा बिना किसी दाग के गोरी थी और उसके शरीर पर कुछ भी अतिरिक्त जैसे कि सींग, लंबे नाखून, दांत नहीं था। इसके अलावा एक इंसानी आकर्षक लड़की की तरह उसके शरीर के जो हिस्से बड़े होने चाहिए थे वो बड़े थे और जिन हिस्सों को उभरा हुआ होना चाहिए था वो उभरे हुए थे।
उसके द्वारा पहने गए तेंदुए की खाल के कपड़ों से उसकी छाती के उभरे हुए हिस्से बाहर निकलने की कगार पर थे और दोनों चोटियों के बीच एक तलहीन खाई थी। उसकी आकृति बेहद गर्म करने वाली थी, बिल्कुल एक मानक सुंदरता की तरह। फिर वो कैसे एक दुष्ट दिमन हो सकती थी? आर्यन अभी इसी उलझन में था। तेंदुआ लड़की। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तेंदुआ लड़की? लेकिन तुम तो एक इंसान की तरह दिखती हो, फिर तुम एक तेंदुआ लड़की कैसी हुई? तुम्हारे शरीर के कपड़ों और तुम्हारी जांघों पर उस तेंदुए के चित्र के अलावा कुछ भी तेंदुए जैसा नहीं है। उस लड़की ने अपने कपड़ों पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, मेरे पिताजी ने मुझे इसे पहनने के लिए कहा है। मुझे यह बहुत परेशान करने वाला लगता है और कभी कभी यह बहुत गर्म होता है। ज्यादातर समय मैं इसे नहीं पहनती। यह सुनकर आर्यन की आंखें चमक उठी। चूंकि यह गर्म है तो इसे उतार दो, उसने कहा। उस जंगली लड़की ने सोचा भी नहीं और मासूमियत से कहा, पिताजी ने कहा कि मैं इसे केवल अपने भावी पति को दिखा सकती हूँ। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अगर आप इसे देखते हैं तो आपको मेरा पति बनना होगा। आर्यन वास्तव में देखना चाहता था, लेकिन जब उसने तेंदुआ लड़की की मासूम आंखों को देखा तो उसे तुरंत लगा कि यह बहुत गलत है। फिर उसने अपने गंदे मन को दूर कर दिया और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता की बात सही है। एक लड़की का शरीर उसके भावी पति के अलावा किसी और को नहीं दिखाया जाना चाहिए। उसे दुष्ट लोगों द्वारा देखने से बचाया जाना चाहिए। वो तेंदुआ लड़की वास्तव में बहुत मासूम और नादान थी। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखों से मासूमियत झलक रही थी। फिर भला आर्यन ऐसा गलत काम कैसे कर सकता था? जानवर। आर्यन ने अपने दिल में खुद से कहा, क्या तुम ऐसी नादान लड़की के साथ भी ऐसा कर सकते हो? उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। ओह, तेंदुआ लड़की थोड़ी नाखुश थी। फिर उसने मासूमियत से पूछा, क्या तुम मेरे पति नहीं बनना चाहते? यह सुनकर आर्यन को तुरंत खांसी आने लगी। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। तेंदुआ लड़की ने आगे कहा, अगर तुम मेरे पति बन जाते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। इसके अलावा तुमने मुझे बचाया है। मेरे पिता ने कहा है कि मुझे अपनी जान बचाने वाले को उसका एहसान मानना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपना शरीर दे सकती हूँ। जब वो यह बोल रही थी तो उसके चेहरे पर एक मासूम नजर थी। हालांकि वो बहुत गंभीर थी और बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी। अगर आर्यन ने सहमति में अपना सिर हल्का सा भी हिला दिया तो वो तुरंत अपने कपड़ों को उतार देती। यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्यन वास्तव में थोड़ा दुखी था और देखना चाहता था, लेकिन उसने अपने बेहुदा मन और दिमाग पर काबू किया। उसके सामने की मासूम लड़की को कुछ नहीं पता था। वो एक सफेद कागज के टुकड़े की तरह बिल्कुल शुद्ध थी। वो उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और केवल उसे संजोना चाहता था। अब आर्यन का मानना था कि वो इंसान नहीं थी। भले ही वो थी, वो एक आदिम इंसान थी। फिर उसने तेंदुआ लड़की के जंगली और कामुक शरीर को देखा, खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक लड़की का शरीर दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। मेघा और वर्षा ने फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए आर्यन ने दिल में एक आह भरी। इसके और उनके बीच कितना बड़ा अंतर है। अगर वो सभी तेंदुआ लड़की की तरह होती तो यह कितना अच्छा होता। तेंदुआ लड़की ने आधे मिनट तक कुछ नहीं बोला। फिर कहा, यह बहुत उलझन भरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब मुझे एक बात पता है कि मनुष्य बुरे लोग नहीं हैं। मैं जब से छोटी थी, पिता ने हमेशा मुझसे कहा है कि इंसानों की दुनिया में सबसे भयावह और दुष्ट लोगों से भरी हुई है। अब मुझे लगता है कि वो इतने सालों से मुझसे झूठ बोल रहे थे। और वो फिर भी मुझे धोखा देकर वसंत से मेरी शादी करना चाहते हैं। वो झूठे हैं। यह बोलते हुए तेंदुआ लड़की बहुत गुस्से में लग रही थी। गुस्से में होने पर वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेंदुआ लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने घर से भाग आई। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं पड़ोसी उग्रबाघ कबीला के वसंत से शादी करूं।
मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं भाग आई। हे, तुम्हें पता है मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। एक युवा लड़की जो शादी से भाग गई। आर्यन ने उस तेंदुआ लड़की की प्यारी और शरारती उपस्थिति को देखते हुए सांस ली। वो अपनी हंसी रोक नहीं सका। अद्भुत! आर्यन के मुंह से प्रशंसा सुनकर तेंदुआ लड़की और भी ज्यादा खुश हो गई और कहा, वो वसंत हमेशा से मेरा शरीर देखना चाहता है। मैं उसे यह नहीं दिखाना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मेरे पिता उसे बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो वीरान पर्वत पर सभी कबीलों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा फूला हुआ था और उसका शरारती रूप बहुत प्यारा लग रहा था। उसे देखते हुए आर्यन की मनोदशा में सुधार नहीं हो सका और वो जोर से हंसा। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। तेंदुआ लड़की ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वसंत से ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुमने अभी अभी एक लावा बीस्ट को मारा है। अरे वाह, आर्यन ने फिर हंसते हुए पूछा। अभी जब तुम एक हताश स्थिति में लगभग मरने वाली थी, तुम फिर भी क्यों हंस रही थी? वो वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका और इसके बारे में जानना चाहता था। तेंदुआ लड़की ने आसमान की ओर देखा और हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, माँ ने कहा था कि खुशी भी एक दिन है, दुखी भी एक दिन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मुझे मुस्कुराते हुए इसका सामना करना चाहिए। इसके अलावा पिताजी ने कहा था कि माँ आसमान में हैं, लेकिन मुझे पता है कि माँ मर चुकी हैं। जब वो मर जाएगी तभी वो आकाश में जाएगी। मुझे माँ की बहुत याद आती है। आर्यन को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वो खुद को नियंत्रित करने में थोड़ा असमर्थ था। उसकी आंखों के कोने थोड़े गीले थे। तेंदुआ लड़की की आंखों को तरस से भरते हुए देखकर उसका दिल थोड़ा मुड़ गया। मेरी माँ कहाँ है? तुम कहाँ हो माँ? उसने अपने दिल में हताश होते हुए सोचा। आर्यन के लिए हर तरह का संबंध अतुलनीय रूप से मूल्यवान था। हालांकि उसकी आत्मा दूसरी दुनिया से आई थी, लेकिन उसने वास्तव में इस शरीर में हर चीज को अपना मान लिया था। दादाजी, रूबी और उसके माता पिता जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अब उसका मन चिंता से भर गया। जब वो दोनों गए थे तो उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। इसके बाद आर्यन वहां से जाने के लिए मुड़ गया और तेंदुआ लड़की भी एक परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद वो आखिरकार फ्लेम वैली से बाहर निकल गए। अनंत गहरे जंगल का सामना करते हुए आर्यन को नहीं पता था कि कहाँ जाना है और यह सोचने के लिए वो रुक गया। तेंदुआ लड़की ने ध्यान नहीं दिया और आर्यन की पीठ से टकरा गई। अपना सिर रगड़ते हुए वो मुस्कुराई और कहा, ही मुझे माफ करना। आर्यन ने तेंदुआ लड़की को देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तेंदुआ लड़की की आंखें गुम हो गई और उसने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने कबीले में वापस नहीं जाना चाहती। पिता निश्चित रूप से मुझे वसंत से शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। इस अवधि के दौरान मुझे मिशन को पूरा करने के लिए डिमन बीस्ट का शिकार करने की जरूरत है। डिमन बीस्ट का शिकार? यह सुनने में कुछ अच्छा लग रहा है। फिर मुझे भी साथ ले चलो, मैं डिमन बीस्ट का शिकार करना भी जानती हूँ। तेंदुआ लड़की की आंखों में लगभग भीख मांगने का निशान था और उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को मासूमियत से झपकाया। उसकी इस तरह की नजरों से आर्यन का दिल पिघल गया और उसने कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन तुम्हें लापरवाही से काम करने की अनुमति नहीं है। तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। ठीक है महाराज। तेंदुआ लड़की मौके पर कूद गई, फिर एक बच्ची की तरह खुशी से उछलते कूदते कहने लगी, ओह ओह ओह, शिकार, डिमन बीस्ट का शिकार करना है। यह बोलते हुए वो आगे की ओर भागने लगी। आर्यन मुस्कुराया और कहा, धीरे चलो। कुछ घंटों बाद आर्यन और तेंदुआ लड़की ने एक अंधेरे से घिरे हुए जंगल में प्रवेश किया। दूसरी तरफ बाघ जैसे मुखौटा पहने कई योद्धा फ्लेम वैली में कुछ खोज रहे थे। योद्धाओं में से एक ने एक टूटा हुआ भाला उठाया और तुरंत उभरी हुई मांसपेशियों के साथ एक लंबे और मजबूत युवक के बगल में कूद गया। फिर उसने सम्मानपूर्वक कहा, युवा गुरु, वो यहाँ आई थी। खोज जारी रखो।
उस मजबूत युवक की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने कहा, छोटी जंगली बिल्ली, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां तक भाग सकती हो। वो वहां हैं। वो यहां आ रहे हैं, तेंदुआ लड़की चिल्लाई। फिर वो एक बड़े पेड़ से नीचे कूदी और आर्यन की ओर एक चीते की स्पीड में भागी और सीधा जाकर उसके गले से चिपक गई। उसकी दो पतली भुजाएं आर्यन की गर्दन में लटकी हुई थीं और एक डरी हुई नजर से उसने कहा, वो वहां हैं। वो बहुत सारे डिमन बीस्ट हैं। मैं बहुत डर गई हूं। तेंदुआ लड़की की उभरी हुई छाती के नीचे एक तलहीन खाई थी, जिसे साफ साफ देखा जा सकता था। यह दृश्य किसी भी मर्द के ध्यान को भटका सकता था, लेकिन आर्यन ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कड़वाहट से कहा, छोटी खरगोश, क्या तुम शांति से नहीं रह सकती? धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तभी बहुत सारे डिमन बीस्ट के झुंड में चलने और दहाड़ मारने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो पागलपन में ऊंचे ऊंचे पेड़ों को उखाड़ते और रेत की धूल उड़ाते हुए किसी शानदार सेना की तरह आर्यन और तेंदुआ लड़की की दिशा में ही बढ़ रहे थे। बिना सोचे समझे आर्यन ने तेंदुआ लड़की को उठाया और बुरी तरह से भागने लगा। अगर वो नहीं भागता तो उनके पैरों के नीचे कुचलकर वहीं मर जाता। जल्दी करो, जल्दी करो बड़े भाई, अपनी पूरी कोशिश करो। बड़े भाई आर्यन, अपनी पूरी कोशिश करो। तुम सभी गंदे जानवर बहुत कमजोर हो। ही बड़े भाई, आर्यन सबसे सुंदर है। आर्यन लगभग पूरे दिन तक भागता रहा, क्योंकि तेंदुआ लड़की की चिढ़ाने और उकसाने वाली बातों ने उन डिमन बीस्ट को गुस्सा दिला दिया था और वो लगातार बिना थके उनका पीछा करने लगे। पूरे 2 घंटे बाद हफ 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 आर्यन ने तेंदुआ लड़की को देखते हुए सांस ली और कहा, नन्ही खरगोश, क्या तुम शांत नहीं रह सकती? तुम डिमन बीस्ट को मारने में मेरी मदद कर रही हो या उनकी मुझे मारने में? तेंदुआ लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, यह बहुत मजेदार है। चलो थोड़ा और खेलते हैं। मैं आर्यन ने लगभग मुंह से खून उगल दिया। वो वास्तव में तेंदुआ लड़की का कुछ नहीं कर सकता था। वो बहुत जंगली और नादान थी। अपनी प्यारी और मासूम बड़ी आंखों के साथ वो केवल एक डिमन और एक एंजल का संयोजन लगती थी, जिस कारण हर बार जब वो गुस्सा होना चाहता था कुछ नहीं कर पाता था। यह सच में बहुत मजेदार है। मैंने पहले कभी इतना मजेदार खेल नहीं खेला था। तेंदुआ लड़की अभी भी आर्यन को देखते हुए अतुलनीय रूप से उत्साहित थी। क्या तुम मेरी जान लेकर मानोगी? अभी हम लगभग अपनी जान गंवा देते और तुम अभी भी आगे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो तेंदुआ लड़की की हरकतों से अवाक था। फिर आर्यन ने एक हीलिंग पिल निगली और मन में सोचने लगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शिकार करना तो दूर की बात है, मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। धीरे धीरे अंधेरा होते आसमान को देखते हुए उसने तेंदुआ लड़की से कहा, चलो पहले आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं, ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आए और मजे से सो सको। आर्यन के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कम से कम उसे रात में थोड़ा सुकून मिलेगा और वो इस बहाने कुछ डिमन बीस्ट का शिकार कर सकता था। फिर वो रात में आराम करने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करने लगे और जल्द ही उन्हें एक छोटी सी गुफा मिली। फिर उन्होंने वहां एक अलाव लगाया और एक जंगली खरगोश को भुनाया। तेंदुआ लड़की ने जलती आग के ऊपर जंगली खरगोश को देखा। उसकी लार एक छोटी लड़की की तरह टपक रही थी और वो लगातार अपनी लार निगल रही थी। फिर आर्यन ने खरगोश का एक पैर फाड़कर उसे दे दिया और कहा, इसे खाओ। तेंदुआ लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह मेरे लिए है? शुक्रिया बड़े भाई। यह बोलने के तुरंत बाद उसने उसे ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। धीरे करो, वो अभी गर्म है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 सेकंड से भी कम समय में तेंदुआ लड़की ने आर्यन की ओर देखते हुए अपनी बड़ी आंखें झपकी और एक फूहड़ मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, मुझे और चाहिए। आर्यन उसको इतनी जल्दी खाते देख हैरान था, लेकिन फिर भी उसने एक और पैर फाड़ा और उसे देते हुए पूछा, क्या तुम्हें भुना मांस पसंद है? तेंदुआ लड़की ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मुझे यह पसंद है, मुझे यह बहुत पसंद है। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भुना खरगोश नहीं खाया था। आर्यन ने कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा,
भुने हुए डिमन बीस्ट का मांस और भी स्वादिष्ट होता है। अगर तुम उसे खाना चाहती हो तो कल मेरे साथ डिमन बीस्ट का शिकार करना। लेकिन ध्यान रखना, डिमन बीस्ट के एक झुंड को मत छेड़ना, वरना तुम्हें डिमन बीस्ट का भुना हुआ मांस नहीं मिलेगा। तेंदुआ लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखा और कहा, क्या हमें उन्हें मारना होगा? उसकी आंखें एक दयनीय जानवर की तरह दयालु नजर आ रही थी। डिमन बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक और क्रूर थे, लेकिन उसके लिए वो छोटे जानवरों की तरह थे। आर्यन का दिल लगभग पिघलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, वो सभी दुष्ट राक्षस जानवर हैं, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मारकर खा जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें मारना होगा। अगर तुम डिमन बीस्ट का भुना हुआ मांस खाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ओह, तेंदुआ लड़की की अभिव्यक्ति थोड़ी नीरस थी। उसने भुना हुआ मांस उतनी जल्दी नहीं लिया जितना उसने पहली बार लिया था। हाथ में भुना हुआ मांस देखकर वो बहुत देर तक हिचकिचाई। अंत में उसने इसे नहीं खाया और एक तरफ रख दिया। यह कैसी लड़की है? आर्यन उलझन में था। तेंदुआ लड़की की उम्र शायद लगभग 15 साल होगी। यह केवल उसका रूप था, लेकिन उसकी मानसिक आयु शायद केवल 6 या 7 साल की थी। वो अभी भी उस उम्र में थी जहां वो निर्दोष थी और जानवरों से प्यार करती थी। उसे नहीं पता था कि डिमन बीस्ट कितने क्रूर होते हैं। अब आर्यन को लगने लगा था कि उसे एक पिता की तरह उसे सब कुछ सिखाना होगा। रात में सोती हुई तेंदुआ लड़की का शरीर सिकुड़कर मुड़ गया, उसकी भौहें कस गईं और वो नींद में चिल्लाई, पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं वसंत से शादी नहीं करना चाहती। माँ, आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। उसकी आंखों के कोने से आंसू की 2 बूंदें बह रही थीं। उन्हें देखकर आर्यन का दिल दुखने लगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आर्यन ने धीरे से कहा और उसका सिर थपथपाते हुए वापस गहरी नींद में सुला दिया। इसके कुछ देर बाद आर्यन गुफा से बाहर निकला, उसे अच्छे से ढका और वहां से गहरे जंगल की ओर निकल गया। जल्द ही उसकी आकृति रात के अंधेरे जंगल में कहीं गायब हो गई। ड्रैगन स्लेयर तकनीक। बूम। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट। 1 सेकंड से भी कम समय में ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों का इस्तेमाल करने के बाद आर्यन ने एक लेवल 2 डिमन बीस्ट को मार डाला गया। अगले ही पल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी और उसे डिमन बीस्ट को मारे जाने पर कुछ पॉइंट्स मिले। कुछ देर बाद वो फिर से चिल्लाया, टोडिंग स्किल, गला घोंट। इस वक्त आर्यन का शरीर एक विशाल मेढक की तरह था और पलक झपकते ही वो एक खतरनाक डिमन बीस्ट के शरीर से टकरा गया। वो इतनी खतरनाक स्पीड और शक्तियों के साथ उस डिमन बीस्ट से टकराया था कि उसके आंतरिक अंग लगभग चकनाचूर हो गए थे और वो डिमन बीस्ट खून की लगातार उल्टियां करने लगा था। अगले कुछ सेकंड बाद उसका शरीर एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर गया और कुछ देर तड़पने के बाद शांत हो गया। एक बार फिर उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी और उसे डिमन बीस्ट को मारे जाने पर कुछ पॉइंट्स मिले। सोलेस्टम तकनीक, पहाड़ तोड़ मुक्का। उसकी शक्तियां दोगुनी हो गई थी और उसके दोनों हाथों में इतनी तेजी से शक्तियां बहने लगी थी कि वो फटने की कगार पर थे। फिर वो एक डिमन बीस्ट की ओर भागा और उसका सिर एक ही मुक्के में किसी खरबूजे की तरह फोड़ दिया था। एक बार फिर डिमन बीस्ट के मरने के तुरंत बाद उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। हर बार जब भी वो किसी डिमन बीस्ट को मारता एक अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। तकनीक इस्तेमाल करने के 2 फायदे थे। पहला, उसकी शक्तियां बढ़ जाती थी और वो किसी भी डिमन बीस्ट को आसानी से मार सकता था। दूसरा, जितना अधिक वो तकनीक को इस्तेमाल करेगा उसका स्तर भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा तकनीक का स्तर बढ़ने पर आर्यन की शक्तियां भी बढ़ जाती थी और तकनीक के हमलों की शक्तियां भी खतरनाक हो जाती थी। उदाहरण के लिए वर्तमान ड्रैगन स्लेयर तकनीक से लगातार 170 कट मारे जा सकते थे। प्रत्येक कट अंतिम की तुलना में अधिक क्रूर था और शक्तियां दोगुनी होती थी। रात के दौरान आर्यन ने लेवल 1 और लेवल 2 के डिमन बीस्ट को मारना जारी रखा। उसके ही एक्सपी पॉइंट्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे जितना तेजी से निपुणता पॉइंट्स बढ़ रहे थे। लगभग आधी रात तक शिकार करने के बाद उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी।
आर्यन, तुम्हें 100 फायर एसेंस को अवशोषित करने पर एक रिफाइनिंग तकनीक मिली है। आर्यन, तुम्हें रिफाइनिंग तकनीक को सफलतापूर्वक मजबूत करने पर 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद आर्यन ने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर रिफाइनिंग तकनीक की जांच की। स्किल रिफाइनिंग तकनीक स्तर अर्थ स्टेज लेवल 1 पॉइंट्स उपभोग 10 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स। स्तर बढ़ने पर उपभोग मात्रा भी बढ़ेगी। विवरण फायर एलिमेंट्स के नियंत्रण में 10% की वृद्धि। रिफाइनिंग हथियार में फायर स्पिरिट हमला प्राप्त करने का 10% मौका। फायर एलिमेंट्स हथियारों की सफलता दर में 10% की वृद्धि। रिफाइनिंग तकनीक को एक शीर्ष श्रेणी की तकनीक कहा जा सकता है क्योंकि इसकी मदद से एक हथियार को रिफाइन करने पर उसका फायर स्पिरिट हथियार बनने का 10% मौका था। आर्यन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मैं अभी भी इसे और मजबूत कर सकता हूँ। जब मैं अपनी रिफाइनिंग तकनीक को 100% तक मजबूत कर लूंगा, तब मैं हर हथियार को एक शीर्ष श्रेणी का हथियार बना सकता हूँ। सुबह के वक्त आर्यन ने 2 तीतर पकड़ी और उन्हें लेकर वापस गुफा की ओर चला गया। तेंदुआ लड़की अभी भी अच्छी तरह सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी, जिससे उसके चेहरे पर 2 उथले डिंपल दिखाई दे रहे थे। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, जैसे कि वो कोई अच्छा सपना देख रही हो। बड़े भाई आर्यन, तुम सच में बहुत सुंदर हो। ही तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम मेरे पति बनना और मेरे बिस्तर को गर्म करना। ही वो फिर से नींद में बातें कर रही थी। आर्यन मजबूरी में मुस्कुराया। मूर्ख लड़की, तुम पहले से ही अपने पति को इतनी कम उम्र में अपने बिस्तर को गर्म करने की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर वो गुफा से बाहर निकला, कुछ सूखी लकड़ियां उठाई और तीतरों को पकाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद सुगंध सभी दिशाओं में फैल गई। तेंदुआ लड़की की नाक हिली, उसका पेट गड़गड़ाया, उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। एक आलसी बिल्ली की तरह अंगड़ाई ली, अपनी आंखें रगड़ी और तुरंत उठकर बाहर चली गई। दूर आर्यन के हाथों में तीतरों का भुना हुआ मांस देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगी और तेजी से उस ओर भागी। आर्यन की पीठ पर उछलते हुए, उसकी गर्दन में अपने दोनों पतले मुलायम हाथों को लपेटते हुए उसका पूरा शरीर आर्यन की पीठ पर लटक गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खाना है, मुझे खाना है। आर्यन की पीठ को मांस की 2 नरम, उछाल भरी गांठों ने दबा दिया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि तेंदुआ लड़की आर्यन को लगभग अपना मानने लगी थी और उसके साथ सुरक्षित महसूस करने लगी थी। आर्यन ने उसे पीठ से नीचे उतारते हुए कहा, जाओ पहले अपना चेहरा धो लो, फिर खाओ। नाश्ते के बाद आर्यन तेंदुआ लड़की को अपने साथ डिमन बीस्ट के शिकार पर नहीं लेकर गया। वो अभी भी कुछ और साल जीना चाहता था। इसके अलावा वो उसके सामने खूनी नहीं बनना चाहता था। जैसे ही आर्यन वापस आया, तेंदुआ लड़की उछलते हुए उसके पास आई। बड़े भाई, मुझे एक फायर स्पिरिट घास मिली है, उसने खुशी से कहा। फायर स्पिरिट घास को पकड़े हुए उसका चेहरा कीचड़ से ढका हुआ था और उसकी मुस्कान बेहद बड़ी थी। उसके लिए आर्यन की मदद करने में सक्षम होना दुनिया में सबसे खुशी की बात थी। बहुत बढ़िया, आर्यन ने उसकी तारीफ की। हालांकि उसने जो फायर स्पिरिट घास पकड़ रखी थी वो अभी तक अच्छे से बढ़ी भी नहीं थी। आर्यन से खुद की तारीफ सुनकर तेंदुआ लड़की और भी खुश हो गई। ही वीरान पर्वत में स्पिरिट जड़ी बूटियों और डिमन बीस्ट में कुछ समानता थी। वो सभी फायर एलिमेंट की शक्ति के साथ पैदा होते थे। आर्यन के पास नीलामी से मिली स्पेस रिंग अभी भी मौजूद थी, तो वो बाद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर सकता था। रात के दूसरे पहर में आर्यन फिर से डिमन बीस्ट का शिकार करने के लिए गुफा से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ऐसे करते हुए लगातार 3 दिन बीत गए। चौथी रात आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन बधाई हो, तुम्हारी शक्तियां लेवल 3 युद्ध आत्मा स्तर की हो चुकी हैं। इसके बाद आर्यन ने सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर अपनी विशेषताओं की जांच की। योद्धा आर्यन सिंह, तरह लेवल 3 युद्ध आत्मा। स्किल टोडिंग स्किल लेवल 2, ड्रैगन स्लेयर तकनीक लेवल 2, पहाड़ तोड़ मुक्का लेवल 2, विंड शैडो स्टेप तकनीक लेवल 3। EXP पॉइंट्स 1490, ट्रयू एनर्जी 3800 पॉइंट्स फुल, स्ट्राइकिंग मूल्य 100 पॉइंट्स, लक मूल्य 10 पॉइंट्स,
युद्धपेट स्नो व्हाइट डिवाइन लेवल। आर्यन ने अपने दिमाग में विशेषताओं को देखते हुए सोचा, लेवल बढ़ना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब अगले लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे 15 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जैसे जैसे आर्यन का लेवल बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे लेवल 1 के डिमन बीस्ट को मारने पर ही एक्सपी पॉइंट्स मिलने की संख्या कम होती जा रही थी। केवल लेवल 1 से ज्यादा शक्तिशाली डिमन बीस्ट को मारने पर ही अधिक एक्सपी डॉट पॉइंट्स मिल सकते हैं। इन 3 दिनों में आर्यन की सभी तकनीकों की शक्तियों और स्तर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। टोडिंग स्किल और ड्रैगन स्लेयर तकनीक की उसकी समझ भी अधिक से अधिक गहरी हो गई थी। अगर उसने इनको गॉड स्टेज तक विकसित कर लिया तो उनकी शक्तियां बेहद खतरनाक बन जाएगी। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और कहा, सुबह होने वाली है, मुझे नाश्ता तैयार करना चाहिए। अचानक एक जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज गई और इसके तुरंत बाद एक आवाज आई, बड़े भाई मुझे बचाओ। तेंदुआ लड़की आर्यन ने कहा। उसकी आंखें सिकुड़कर काली हो गईं। इसके तुरंत बाद बिजली की स्पीड में उसका शरीर वहां से गायब हो गया। दूर से एक और आवाज आई, बड़े भाई मुझे बचाओ। लगातार तेंदुआ लड़की की चीखने, चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें आती रहीं। आर्यन जब गुफा के किनारे पर पहुंचा तो तेंदुआ लड़की वहां नहीं थी। आस पास गंदगी थी और यहाँ तक कि तेंदुआ लड़की के पास जो भाला था वो भी टुकड़ों में टूटकर नीचे पड़ा था। क्रैक। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और एक तीखी आवाज हुई। उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। फिर उसकी नजर जंगलों की गहराई में अटक गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो तुम नहीं करना चाहती। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे दुनिया से गायब कर दूंगा। तेंदुआ लड़की अभी एक मासूम बच्ची थी। उसे अभी हर दिन खुशी से जीना चाहिए। उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो वो नहीं करना चाहती थी। चाहे वो उसका पिता हो या उग्र बाघ कबीला का वसंत, कोई भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। आर्यन गुस्से में था। वो पिछले 3 दिनों से बहुत खुश था। वो अब तेंदुआ लड़की के शरारती व्यवहार, उसकी मासूमियत और उसकी नींद में बात करने का आदी हो चुका था। वो किसी भी हालत में उसको चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकता था और उसकी रक्षा करना चाहता था। हुश हुश हुश, हुश हुश हुश, हुश हुश हुश। इसके तुरंत बाद आर्यन ने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और हवा की गति से जंगल की ओर दौड़ने लगा। बस कुछ और देर, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। आर्यन घने जंगल में एक भेड़िए की तरह नजरें दौड़ाते हुए एक बड़े पेड़ के ऊपर खड़ा था। स्नो व्हाइट, वो कहाँ है? उसने नीची आवाज में पूछा। स्नो व्हाइट ने सूंघते हुए कहा, मास्टर, उत्तर की ओर। इसके बाद आर्यन जमीन पर उतरा और फिर से उसका शरीर किसी तूफान की तेजी से पीछे धूल उड़ाते हुए उत्तर दिशा की ओर गायब हो गया। दूसरी तरफ एक बाघ का मुखौटा पहने आदमी ने कहा, यंग मास्टर, क्या हम उसे वापस जंगली तेंदुए कबीले में छोड़ेंगे या? वसंत ने हंसते हुए कहा, सीधे उसे उग्रबाघ कबीले में ले चलो। मनुष्यों के बीच एक लोकप्रिय कहावत है, कच्चा चावल पका हुआ अच्छा लगता है। भले ही छोटी जंगली बिल्ली सहमत ना हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। हा हा हा। यंग मास्टर, आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। यंग मास्टर, अगर जंगली तेंदुआ कबीला इसके लिए असहमत हुआ तो? उस बाघ के मुखौटे वाले आदमी ने पूछा। वसंत की आंखें तिरस्कार से भर गईं और उसने कहा, अगर जंगली तेंदुआ कबीले में कोई भी असहमत होने की हिम्मत करेगा तो मेरा उग्र बाघ कबीला उनका नामो निशान मिटा देगा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे खिलाफ जा सकें। वो बूढ़ा तेंदुआ इतना मूर्ख नहीं है। वो अपने कबीले की स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। केवल अपनी बेटी की शादी मुझसे करके ही वो अपने कबीले की रक्षा कर सकता है। हा हा हा। उसी समय तेंदुआ लड़की होश में आई और उसने कहा, मैं वो बड़ा भाई आर्यन तुम्हें जाने नहीं देगा। वो जरूर आएगा और मुझे बचा लेगा। बड़ा भाई आर्यन। अपने आदमियों को देखते हुए वसंत की आंखें जम गईं। उन सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमने जंगली तेंदुआ कबीले में आर्यन नामक किसी के बारे में कभी नहीं सुना है। तेंदुआ लड़की ने गर्व से कहा, वो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी है और मेरा भावी पति भी।
स्टार्क वसंत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं तुम्हारा पति हूं। अंधेर घाटी। एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी अलका ने अनथीन सैकड़ों हजारों बंजर पहाड़ों को देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, आर्यन, क्या तुम ठीक हो? 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन आर्यन की अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। वो उसके लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इससे पहले आर्यन के पिता ने जो रास्ता चुना था वो पूरा नहीं हुआ था और अब आर्यन की बारी थी। क्या वो वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकता है? तभी पृथ्वी अलका के पास आया और उसने हंसते हुए कहा, मुझे डर है कि वो पहले ही मर चुका है। यह सुनकर अलका का चेहरा काला पड़ गया और उसने दुखी होकर कहा, बड़े भाई, क्या आप वास्तव में आर्यन को मरा हुआ देखना चाहते हैं? आखिर उसके मरने से आपको क्या फायदा होगा? हाँ 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 हाँ। पृथ्वी और तेज हंसने लगा और कहा, हाँ, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ और मैं तो उस समय उसके पिता को भी मरा हुआ देखना चाहता था। काश वो वहीं मर गया होता। तुम पृथ्वी को देखते हुए अलका की आंखें गुस्से से भर गई। अचानक पृथ्वी के शरीर से खतरनाक रूप से शक्तियां बाहर निकलने लगी और कहा, अगर वो आलोक नहीं होता तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती जो आज है। मैं उससे नफरत करता हूँ और मैं उसके बेटे से भी नफरत करता हूँ। शून्य ड्रैगन ब्लड के साथ एक कचरा, यह वो सजा है जो आलोक को ऊपर वाले ने दी है। हाँ हाँ हाँ। चलो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि उस आर्यन को कहाँ फेंका गया है? फ्लेम वैली, वो एविल स्पिरिट टाइगर कबीले का क्षेत्र है। अलका, अब तुम्हें उसके जिंदा वापस लौटने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। पृथ्वी जोर जोर से हंसने लगा। पृथ्वी आर्यन से नफरत करता था क्योंकि वो उसके पिता आलोक से नफरत करता था और आलोक से नफरत करने की वजह सिंह परिवार और सेना छोड़ने की थी। इसके अलावा दूसरी वजह अलका थी जो उसे आज तक नहीं भूल पाई थी। अलका ने पृथ्वी की ओर देखा जो हंस रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, पृथ्वी, क्या तुम पागल हो गए हो? पृथ्वी ने उसकी बात सुनी और कहा, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? फिर वो हंसा और आगे बोला, हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम अभी भी उस आलोक को नहीं भूल पाई हो। वो तुम्हें कभी चाहता ही नहीं था। वो उस चुड़ैल को चाहता था जिसके साथ वो दूर भाग गया। अलका, क्या तुमने अभी भी हार नहीं मानी है? यह बोलने के बाद पृथ्वी ने अलका को ठंडी नजरों से देखा और वहां से जल्दी से चला गया। इसके कुछ देर बाद अलका कुछ घुड़सवार सैनिकों के साथ सीधे फ्लेम वैली की ओर निकल गई। उन्हें जाते देख पृथ्वी को दूर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आह, जाओ, भले ही वो अभी तक मरा ना हो, उसे उग्र बाघ कबीले ने पकड़ लिया होगा। भले ही वो मरा नहीं है, फिर भी अगर तुम उसे वापस लाती हो तो भी वो परीक्षा के मिशन में विफल रहेगा और तुम्हारी व्हाइट सेना मेरे नियंत्रण में आ जाएगी। अलका, सिंह परिवार की सेना तुमसे नफरत करने लगेगी। भले ही पृथ्वी ने कितनी ही कड़वी बातें क्यों ना कही हो, फिर भी अलका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक उसी तरह जब वो बिना किसी हिचकिचाहट के आलोक को बचाने के लिए एक डिमन बीस्ट से लड़ गई थी। अलका को घने जंगल में भागते हुए देखकर पृथ्वी गुस्से में चिल्लाया, आह आह आह। फ्लेम वैली जंगली तेंदुआ कबीला प्रमुख क्रूर बाघ कबीले ने एक पत्र भेजा है। डेविल तेंदुआ गुस्से में आ गया और उसने कहा, उग्र बाघ कबीले ने एक पत्र क्यों भेजा? दूत कहाँ है? इन दिनों वो शांति से ना तो खा पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। उसकी बेटी घर छोड़कर भाग गई थी क्योंकि उसने उसकी शादी उग्र बाघ कबीले में करने के फैसला लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जंगली तेंदुआ कबीला खतरे में था। लेकिन अब उसे अपने फैसले पर पछतावा भी हो रहा था और उसे अपनी बेटी की चिंता सता रही थी। डेविल तेंदुए ने गुस्से में लिफाफा खोला और अंदर का पत्र पढ़ने के बाद गुस्से में चिल्लाया, वसंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दबाजी में एक बुजुर्ग तंबू में अंदर आया और पूछा, प्रमुख, क्या हुआ? डेविल तेंदुए ने उसे पत्र दिया और गुस्से में कहा, उन लोगों ने मेरी बेटी को पकड़ लिया है। क्रूर बाघ कबीले को कैसे पता चला कि मेरी बच्ची लापता है? बुजुर्गों में से एक थोड़ा खुश हुआ और कहा, प्रमुख, यह तो अच्छी बात है।
फिर हम 3 दिनों के बाद शादी का दिन चुन लेते और विवाह सफल होने के बाद हमें कबीले की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, वसंत की वजह से हमारी कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुछ बुजुर्ग बहुत खुश थे क्योंकि तेंदुआ लड़की के भागने की वजह से वो लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें डर था कि क्रूर बाघ कबीला उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। डेविल तेंदुए ने उनकी ओर देखा और उनका मजाक उड़ाया। यह तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं है, तो तुम लोग कितना खुश हो, है ना? बेशक मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन वानी को वसंत पसंद नहीं है। उसकी पसंद को छोड़ो प्रमुख, चलो चलकर शादी की तैयारी करते हैं। हाँ प्रमुख, शादी एक खुशी का अवसर है, इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो, यह हमारे कबीले के लिए एक खुशी का अवसर है। उन्हें डेविल तेंदुए के गुस्से की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो बहुत खुश थे। दूसरों के लिए फ्लेम वैली में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा से शादी करना एक खुशी की बात थी, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से समझता था। वो कभी भी उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिसे वो पसंद नहीं करती थी। इस मामले में वो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन अपनी जिद पर अड़िग रहेगी। इसके अलावा वो हमेशा अपनी माँ को देखने के लिए उत्सुक रहती थी। डेविल तेंदुए ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसका दिल असहायता से भर गया और वो खुद से नफरत करने लगा था, क्योंकि वो बहुत कमजोर था और अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता था। अब से 3 दिन बाद क्रूर बाघ कबीले के युवा गुरु की शादी है। फ्लेम वैली के सभी छोटे बड़े कबीले इस शादी में आएंगे। हाँ, यह फ्लेम वैली के लिए एक खुशी का अवसर है। समय आने पर हमें कुछ और प्याला पीना चाहिए। वसंत पूरी फ्लेम वैली में एक सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है, हम जरूर उसकी शादी का हिस्सा बनेंगे। अगर मैं कुछ लोगों को बधाई के उपहार के रूप में पकड़ सकता हूँ तो यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। पूरी फ्लेम वैली में सभी बड़े और छोटे कबीलों को शादी का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। पूरी फ्लेम वैली में इसी बात की चर्चा हो रही थी। फ्लेम वैली में क्रूर बाघ कबीला सबसे मजबूत कबीला था। एक प्रतिभाशाली युवा गुरु की शादी का हिस्सा बनना उनके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं था। दूसरी तरफ क्रूर बाघ कबीले में एक भारी सुरक्षा वाले तंबू में कुछ गड़बड़ थी। अंदर कपड़े, बिस्तर और यहाँ तक कि कुछ सोने और चांदी के गहने भी जमीन पर बिखरे हुए थे। मेज टूटी हुई थी। तेंदुआ लड़की का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसने बिस्तर पर लात मारी और चिल्लाते हुए बोली, वसंत कमीने, मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी। यह बोलते बोलते उसका शरीर जोर से हिला और एक पैर से पीछे की ओर बल लगाया और जोरदार तरीके से दरवाजे से बाहर निकल गई। तभी वो तंबू में अंदर आते वसंत से टकरा गई, जिसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे वापस पीछे की ओर तंबू में खींचा। फिर उसने अपनी बाघ जैसी आंखों से उसे देखा और सख्त लहजे में कहा, छोटी जंगली बिल्ली, बेहतर होगा कि तुम अच्छे से व्यवहार करो, वरना मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत देना। थू, तेंदुआ लड़की ने वसंत के चेहरे पर थूक दिया और गुस्से में चिल्लाई, गंदे बेशर्म स्टाक। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वसंत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस वक्त उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। फिर उसने उदास होकर कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देता। इसके बाद एक जोरदार धक्के के साथ उसने तेंदुआ लड़की को जमीन पर धकेल दिया और कहा, छोटी जंगली बिल्ली, सुनो, मैंने पहले ही हर कबीले को शादी का निमंत्रण भेज दिया है। 3 दिन में हमारी शादी होने वाली है। या तो तुम अच्छे से व्यवहार करो या मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारे जंगली तेंदुए कबीले को हमेशा के लिए फ्लेम वैली से गायब कर दूंगा, और मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती। तेंदुआ लड़की जमीन पर रेंग रही थी। जब उसने वसंत के अंतिम शब्द सुने तो वो अचानक चुप हो गई। उसे शांत देख वसंत जोर से हंसा, बहुत अच्छे, जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगी तुम्हारा पिता और तुम्हारा कबीला दोनों सुरक्षित रहेंगे। हा। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से कोई आओ और इस जगह को साफ करो और मेरी दुल्हन को पोशाक पहनाने में मदद करो जो मैंने उसके लिए तैयार करवाई थी।
यह सब करने के बाद वसंत जोर से हंसते हुए तंबू से बाहर निकल गया। बाहर उसके एक अनुयायी ने पूछा, युवा गुरु वो पहले से ही आपके द्वारा कबीले में लाई जा चुकी है, आप अभी भी उसके साथ बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बस आगे बढ़ो, जंगली तेंदुआ कबीला कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। वसंत ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि प्यार किया होता है। मैं उसे शादी की रात तक छोड़ना चाहता हूँ। जंगली बिल्ली का जंगलीपन मुझे पागल कर देता है, उसका मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। उस अनुयायी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, युवा गुरु, मैंने आपके लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाले सामान तैयार किए हैं। हाँ, मास्टर, हम पहुंच गए हैं। आर्यन को अपने दिमाग में स्नो व्हाइट की आवाज सुनाई दी। आर्यन रुका और एक घने जंगल के बीच से कुछ दूरी पर क्रूर बाघ कबीले की ओर देखा। कबीले के दरवाजे पर एक विशाल बाघ का सिर लटका हुआ था। बाघ का सिर प्राचीन दिमन मंत्रों के साथ तराशा गया था। कबीला एक छोटे से शहर की तरह बहुत बड़ा था। जब कबीला इतना बड़ा था तो वो तेंदुआ लड़की को कैसे और कहां ढूंढेगा? यह सोचते हुए उसने स्नो व्हाइट से पूछा, क्या तुम पता लगा सकते हो कि तेंदुआ लड़की कहां है? स्नो व्हाइट ने कुछ सेकंड बाद अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर, अंदर बहुत सारे लोग हैं और वो सभी क्रूर बाघ कबीले से हैं। उनके शरीरों से निकलने वाली शक्तियों की वजह से मैं उसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर मैं किसी तरह अंदर पहुँच जाता हूँ तो शायद मैं उसका पता लगा सकूं। फिर उसने आर्यन से पूछा, मास्टर, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? नहीं, आर्यन ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। स्नो व्हाइट अभी भी एक यंग बीस्ट था। भले ही वो एक डिवाइन बीस्ट हो, लेकिन फिर भी वो एक यंग बीस्ट था। क्रूर बाघ कबीले में से हर कोई एक शिकारी था। अगर उन्हें स्नो व्हाइट की थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो निश्चित रूप से उसे अपनी पूरी ताकत से मार देंगे। आर्यन ने स्नो व्हाइट को यह जोखिम नहीं लेने दिया और कहा, वहां अच्छे से देखो, क्रूर बाघ कबीले को सजाया जा रहा है। यह कुछ खुशी का अवसर होना चाहिए। तभी खुशी का मौका हो सकता है। आर्यन का दिल तंग हो गया। उसने तुरंत तेंदुआ लड़की द्वारा उससे कहे गए शब्दों के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि वसंत जबरदस्ती शादी पूरी करना चाहता है? हाँ, शायद ऐसा ही है। आर्यन थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन वो लापरवाही से कबीले में नहीं गया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो जानता था कि शादी अभी भी तैयारी के चरण में थी और आसपास कोई मेहमान नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से अभी भी कुछ समय था। स्नो व्हाइट, तुम यहीं रुको और ध्यान से देखना। एक बार जब तुम्हें बड़ी संख्या में मेहमान क्रूर बाघ कबीले में अंदर जाते दिखे तो तुरंत मुझे सूचित करना, आर्यन ने कहा। लेकिन मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? स्नो व्हाइट ने पूछा। मुझे अभी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। चूंकि वसंत अभी शादी की तैयारी कर रहा है तो तेंदुआ लड़की अस्थायी रूप से सुरक्षित है। इसके अलावा अभी उसके चारों ओर बहुत सारे गार्ड होंगे। वो शादी के दिन ही आराम करेंगे, तभी उसे बचाने का हमारे पास सही मौका होगा, आर्यन ने स्नो व्हाइट को समझाया। हालांकि आर्यन ने यह कह तो दिया था, लेकिन वो फिर भी उसकी चिंता कर रहा था, क्योंकि वसंत जैसे एक क्रूर बाघ पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उसका कभी भी मूड बन सकता था और वो किसी भी पल तेंदुआ लड़की को चोट पहुंचा सकता था। इसलिए वास्तव में आर्यन जल्दबाजी करना चाहता था, लेकिन अभी उसकी शक्तियों का स्तर काफी कम था। हालांकि उसे बचाना आसान था, लेकिन वहां से सही सलामत बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। अगर उनसे थोड़ी भी लापरवाही होती तो वो दोनों अंदर ही पकड़े जाते और क्रूर बाघ कबीले के हाथों में लगने का अंजाम सिर्फ एक था, और वो था मौत। स्नो व्हाइट ने दृढ़ता से कहा, मास्टर, चिंता मत करो, मैं यहाँ अच्छी तरह से रखवाली करूंगा। फिर आर्यन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और धीरे धीरे अंधेरे जंगल में पीछे हटते हुए गायब हो गया। दर्जनों किलोमीटर तक दौड़ने के बाद वो एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां चारों ओर एक खतरनाक आभा फैली हुई थी और सभी दिशाओं में डिमन बीस्टों की चिंगाड़ने और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। अचानक आर्यन के शरीर से भारी मात्रा में खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। उसने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को हाथों में पकड़ा और घाटी की गहराई की ओर जाने लगा।
जब घाटी में डिमन बीस्टों को इंसान की खुशबू आई तो वो तुरंत गुस्से में पागल हो गए और उनके अंदर हत्या का इरादा कौंधने लगा। फिर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। उनकी आवाजों ने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया था। इसके तुरंत बाद सभी डिमन बीस्ट एक बड़ी तादाद में इंसान की खुशबू की दिशा की ओर भागने लगे। घाटी की गहराई की ओर बढ़ते आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियां ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से मिलने लगीं और धीरे धीरे एक साथ जुड़ गई। इसके तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हारी शक्तियों के ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से मिलने के बाद ब्लेड की शक्तियां दोगुनी हो गई है। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्रैगन स्लेयर जमीन पर घिसट रहा था। सभी दिशाओं में चिंगारी उड़ रही थी। सामने से आते डिमन बीस्ट की विशाल भीड़ का उसे कोई डर नहीं था। परिणामों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके दिमाग में एकमात्र जो विचार था वो यह था कि सभी को मार डालो। इसके बाद ड्रैगन स्लेयर कांपने लगा और एक सुस्त ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी। तभी ड्रैगन स्लेयर से एक झटके के साथ ब्लेड शक्तियां बाहर निकली और तबाही मचाने के लिए तैयार हो गई। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सभी वारों को एक साथ इस्तेमाल किया। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड और ड्रैगन स्लेयर तकनीक के साथ उन लेवल 1 और लेवल 2 के डिमन बीस्ट को मारना पत्ता गोभी काटने जैसा था। एक बाद एक ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सातों वारों की शक्तियां इकट्ठा होने के बाद ड्रैगन स्लेयर से बाहर निकली शक्तियां और भी ज्यादा उग्र हो गई। ड्रैगन कट। आर्यन ने दोनों हाथों से ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा, सभी शक्तियों को भरा और उसे उग्रता से ऊपर की ओर उठाते हुए एक हमला किया। यह हमला इतना खतरनाक था कि चारों तरफ के पेड़ उखड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं और धूल मिट्टी का गुबार उड़ने लगे था। तभी आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें ड्रैगन कट का पहला वार हवा कट प्राप्त होने पर 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। हवा कट ड्रैगन कट का पहला वार था। जैसे ही यह वार सामने से आते डिमन बीस्ट से टकराया, एक जोरदार धमाका पूरी घाटी में गूंजा। बूम! जिन डिमन बीस्ट से यह हमला टकराया उनका माथा फट गया और शरीर पीछे की ओर पेड़ों से टकराते हुए दूर जाकर गिरा। यह कुछ ऐसा था जैसे किसी हवा की तेज और पतली धारा ने उनके शरीरों को टुकड़ों में बांट दिया हो और जिसमें 100 हाथियों जितना बल हो। इसके बाद आर्यन ने फिर से ड्रैगन स्लेयर को उठाया और अगला हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें ड्रैगन कट का दूसरा वार तूफान कट प्राप्त होने पर 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। यह ड्रैगन कट का दूसरा वार तूफान कट था। आर्यन रुका नहीं और अपना दूसरा हमला किया। यह हमला एक तूफान की तरह आगे बढ़ा और अपने आसपास के दर्जनों डिमन बीस्ट को हवा में बहा ले गया। इसके तुरंत बाद आर्यन ने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और बिजली की स्पीड से आगे की ओर भागा और गुस्से में चिल्लाया, ड्रैगन कट, हुश हुश हुश, हुश हुश हुश, हुश हुश हुश। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड से एक सेकंड के अंदर सैकड़ों की तादाद में हवा की तरह तेज, तूफान जैसे क्रूर और बिजली की तरह चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ 170 वार किए गए। इस हमले से टकराने वाले सैकड़ों की तादाद में डिमन बीस्ट टुकड़ों में कट गए और आसमान से उनका खून बारिश की तरह जमीन पर गिरने लगा। उनके मरने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाजें लगातार गूंजने लगी। फिर आर्यन सीधे भारी मात्रा में डिमन बीस्ट की घेराबंदी के बीच में उतरा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंड से जमा देने वाली मुस्कान थी। इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है, वो बड़बड़ाया। ड्रैगन स्लेयर को रखने के बाद उसका शरीर उछल पड़ा और सीधे हवा में तैरने लगा। अपने 4 अंगों को फैलाते हुए वो एक धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर उतरा। उसके गले से एक अजीब सी कर्कश आवाज आई और आसपास की धूल उसके शरीर के केंद्र के रूप में बाहर निकल गई। एक तो इंसान की खुशबू और दूसरा उस इंसान ने उनके साथी डिमन बीस्टों को मार डाला था। इसने उन सभी डिमन बीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। एक तेज गर्जना के साथ उनमें से लगभग 100 डिमन बीस्ट आर्यन को खत्म करने के इरादे से उसकी ओर बढ़े।
आर्यन ने टोडिंग स्किल का इस्तेमाल किया और तुरंत उसकी शक्तियां इतनी तेजी से बढ़ी जैसे उसके भीतर दर्जनों डिमन बीस्ट की खतरनाक शक्तियां आ गई हो। फिर आर्यन ने एक छलांग मारी और उसकी ओर बढ़ते 100 से अधिक डिमन बीस्ट के बीच में घुस गया। अगले ही पल वहां एक बवंडर उठने लगा जिसमें दर्जनों डिमन बीस्ट घूमने लगे और उनके आंतरिक अंग एक झटके के साथ उनके शरीरों से बाहर निकलने लगे। अगले ही पल उन सभी के मरने की खबर आर्यन को अपने दिमाग में गूंज रही सिस्टम की लगातार आवाजों से पता चली। इसके बाद आर्यन ने अपना एक हाथ उठाया जिसमें से आदमखोर किंग कॉन्ग एप की तेज गर्जना सुनाई दी। फिर उसने बाकी बचे डिमन बीस्ट की ओर एक मुक्के से हमला किया। बूम! मानो एक भारी तोप को गोला चला हो जिसने बाकी बचे डिमन बीस्ट का एक बार में सफाया कर दिया। लगभग 100 से अधिक डिमन बीस्ट के कुछ सेकंड्स में मरने के बाद सभी डिमन बीस्टस के दिलों के अंदर दहशत बढ़ गई और वो सभी तुरंत वहां से पलटकर भागने लगे जैसे उनके पीछे कोई राक्षस लगा हो। नहीं, तुम लोग इतनी आसानी से नहीं भाग सकते, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। वसंत कितना शक्तिशाली था, आर्यन को नहीं पता था। क्रूर बाघ कबीला कितना शक्तिशाली था, आर्यन को यह भी नहीं पता था। उसे केवल इतना ही पता था कि अगर वो शक्तिशाली होगा तो ही वो उनके खिलाफ कुछ कर सकता था। वो तेंदुआ लड़की को बचाना चाहता था। कीमत चाहे जो भी हो, उसे तेंदुआ लड़की को बचाना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसी मासूम लड़की को इस तरह से नष्ट किया जाए। तेंदुआ लड़की के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे पता चला कि वो बहुत खास थी। वो उन सभी लड़कियों से अलग था जिन्हें उसने कभी देखा था। निर्दोष, दयालु, प्यारी, एक ही समय में जंगली, शरारती और थोड़ी मूर्ख और अज्ञानी भी। इतनी अच्छी लड़की इस तरह के प्राचीन जंगल में अपनी जवानी कैसे बर्बाद कर सकती है? यह बहुत बेकार था। इसलिए आर्यन उसको हर हालत में बचाना चाहता था। पूरी घाटी में डिमन बीस्ट का सफाया करने के बाद आर्यन का शरीर भी खून से लथपथ था। लेवल 1 और लेवल 2 के डिमन बीस्ट से निपटना आसान था, लेकिन एक बार जब उसका सामना लेवल 3 के डिमन बीस्ट से हुआ तो उनसे निपटना बेहद मुश्किल बन गया था। इस वक्त उसके शरीर पर हड्डी तक गहरे घाव भी लेवल 3 के डिमन बीस्ट के कारण हुए थे। हफ हफ हफ, वो जोर जोर से हाँफ रहा था। इसके बाद उसने अपने घावों पर पट्टी बांधी और एक उच्च श्रेणी की हीलिंग पिल निगलने बाद उसने एक बार फिर कहा, काफी नहीं है, काफी नहीं है, मुझे और शक्तिशाली बनना होगा। पूरे दिन आर्यन ने बिल्कुल आराम नहीं किया। वो एक बेलगाम घोड़े की तरह बिना थके और एक गधे की तरह पागलपन से डिमन बीस्ट का शिकार कर रहा था। शाम के वक्त आर्यन के दिमाग में सिस्टम की एक आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर लेवल 3 युद्ध आत्मा से बढ़कर लेवल 4 युद्ध आत्मा स्तर पर पहुंच चुका है। शक्तियों का स्तर बढ़ने के तुरंत बाद उसकी खर्च हुई सभी शक्तियां बढ़ गई और यहाँ तक कि उसके शरीर के घाव भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे। आर्यन ने राहत की सांस ली और कहा, आखिरकार मेरी शक्तियों का एक लेवल बढ़ ही गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे वापस अपनी खर्च हुई शक्तियों को भरने के लिए एक हीर कुंडी गोली खानी पड़ती। सभी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद आर्यन की ट्रयू एनर्जी भी लगभग खत्म होने के कगार पर थी। रात हो चुकी थी और यह वो समय था जब सभी डिमन बीस्ट शिकार करने के लिए बाहर निकलते थे। आर्यन की शक्तियां फिर से भर चुकी थी, इसलिए उसने खुश होते हुए कहा, यह डिमन बीस्ट के शिकार करने का वक्त नहीं बल्कि मेरे द्वारा उनका शिकार होने का वक्त है। रात में सभी डिमन बीस्ट भोजन की तलाश में बाहर आते थे। यह कहा जा सकता है कि रात के समय जंगल में उनका राज होता था। हालांकि आज की रात उनका राज नहीं बल्कि पूरे जंगल में आर्यन का राज चलेगा। इसके बाद आर्यन ने लेवल 3 डिमन बीस्ट के ब्लड से बनाए गए तालिस्मानी कागजों को बाहर निकाला और वहां से रात के अंधेरे में जंगल में गायब हो गया। कुछ मिनट बाद बूम बूम बिजली के टकराने की आवाज सुनाई दी और डिमन बीस्ट की चीखें सुनाई दी, मर जाओ, ड्रैगन कट। पूरी रात आर्यन ने पागलों की तरह डिमन बीस्ट का नरसंहार करते हुए गुजारी। वो लगभग कई बार मर चुका होता, लेकिन हर बार वो बाल बच जाता था और वापस आकर फिर से शिकार करना चालू कर देता था। वो जहां भी जाता उसके पीछे मरे हुए डिमन बीस्टस की लाशों का ढेर लग जाता था।
तभी उसके दिमाग में एक बार फिर सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हारे फायर एसेंस की संख्या 100 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है, क्या तुम इन्हें फॉर्ज करना चाहते हो? हाँ, आर्यन ने तुरंत कहा। फॉर्जिंग विफल। भाड़ में जाओ, आर्यन ने गुस्से में कहा। धिक्कार है, यह 13वीं विफलता है। क्या मैं फायर एलिमेंट्स की सफलता दर को 70% तक नहीं बढ़ा सकता? वो अब तक केवल 7 बार सफल हुआ था, फिर वो हर बार असफल होता रहा। हालांकि 70% फायर एलिमेंट सफलता दर पहले से ही एक बहुत बड़ी बात थी। इसे भूल जाओ, अभी सबसे जरूरी लेवल बढ़ाना है, आर्यन ने खुद से कहा और फिर एक भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन दोपहर में, आर्यन, तुम्हारी शक्तियों का स्तर लेवल 4 युद्ध आत्मा से बढ़कर लेवल 5 युद्ध आत्मा स्तर पर पहुंच चुका है। हफ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। इस वक्त उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त अवस्था में था और उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। सौभाग्य से उसकी शक्तियों का लेवल बढ़ चुका था, वरना उसे वापस ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता। आधे मिनट तक आराम करने के बाद आर्यन ने अगला लेवल बढ़ाने के लिए जरूरी एक्सपी पॉइंट्स की जांच की। शून्य के लंबी कतार को देखते हुए आर्यन स्तब्ध रह गया। धिक्कार है, 50 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स। इस हिसाब से मुझे कितने और कब तक डिमन बीस्ट को मारना होगा? आर्यन निराशा में बड़बड़ाया। दिन ब दिन ही एक्सपी पॉइंट्स को बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा था। इसके अलावा अब लेवल 1 और लेवल 2 के डिमन बीस्ट को मारने पर कुछ खास एक्सपी पॉइंट्स नहीं मिलते थे। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे लिए युद्धराज स्तर पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, आर्यन ने गुस्से में कहा। मुझे ज्यादा लेवल के डिमन बीस्ट को मारना होगा, लेकिन मैं वीरान पर्वत से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूँ। आखिर मुझे यह ज्यादा लेवल के डिमन बीस्ट कहाँ मिलेंगे? आर्यन गुप्त रूप से नाराज था। इसके अलावा वो तेंदुआ लड़की के बारे में अधिक चिंतित था। पता नहीं अब वो कैसी होगी। क्या स्नो व्हाइट उसे ढूंढ लेगा? उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि स्नो व्हाइट उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन स्नो व्हाइट जल्दबाजी में काम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो अब जो कुछ भी कर रहा था वो सब व्यर्थ होता। मुझे नहीं लगता अब मैं लेवल बढ़ा पाऊंगा। 50 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे। इतने पॉइंट्स 3 दिन में इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था, और वो इस स्थिति में था कि वो ना खाता था, ना पीता था और ना सोता था। मुझे अभी क्रूर बाघ कबीले से बचकर निकलने का कोई तरीका सोचना चाहिए, आर्यन ने खुद से कहा। तेंदुआ लड़की को ढूंढना मुश्किल नहीं था, बल्कि मुश्किल हिस्सा यह था कि क्रूर बाघ कबीले से बचकर कैसे निकला जाए। आर्यन ने इस बारे में सोचा और साथ ही सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर भी जांच की। तालिस्मानी तकनीक, ड्रैगन स्लेयर तकनीक, हकीम कौशल, बीस्ट टेमिंग तकनीक। अचानक आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई और एक रोशनी की चमक दिखाई दी। बीस्ट टेमिंग तकनीक। अगर मैं एक पक्षी को वश में कर लेता हूं तो क्रूर बाघ कबीले से बचकर निकलना बहुत आसान होगा, आर्यन उत्साह से चिल्लाया। क्रूर बाघ कबीले के पास कोई क्रॉसबो नहीं था और न वो उड़ सकते थे। वो लोग पूरी फ्लेम वैली में सबसे क्रूर और शक्तिशाली डिमन थे। उनके इलाके से बचकर निकलने का एकमात्र रास्ता आकाश के माध्यम से था। अगर मैं उड़ सकता तो सब कुछ कितना आसान होता, आर्यन ने सोचा। हालांकि वो हवा में उड़ सकता था, लेकिन यह बस हमला करने और हमलों से बचने के लिए कुछ पलों के लिए था। क्रूर बाघ कबीला बहुत बड़ा था। इसके अलावा एक बार तेंदुआ लड़की को बचाकर भागने के बाद वो लोग उसका तब तक पीछा करते जब तक या तो वो पकड़ा नहीं जाता या फिर वो आंखों से गायब नहीं हो जाता। इस हिसाब से उसकी कुछ पल की उड़ान भरने की शक्तियां काम नहीं आती। पक्षी, अगर मैं एक उड़ता हुआ डिमन बीस्ट ढूंढना चाहता हूं तो मुझे डर है कि मुझे केवल चट्टानों पर वो फायर ईगल्स मिल सकते हैं। आर्यन ने उन्हें आकाश में कई बार उड़ते हुए देखा था। उनके पंख 2 मीटर से अधिक लंबे थे। इतना बड़ा उड़ने वाला डिमन बीस्ट आसानी से 2 लोगों का वजन सहन कर सकता था। अब पूर्व शर्त यह थी कि फायर ईगल को पकड़ा कैसे जाए। हकीम कौशल और तालिस्मानी तकनीक के साथ अपने अनुभव को जोड़ते हुए आर्यन को पहले से यह पता था कि अगर वो बीस्ट टेमिंग तकनीक की सफलता दर को बढ़ाना चाहते हैं तो वो केवल बीस्ट टेमिंग तकनीक के स्तर को बढ़ाकर ही ऐसा कर सकता है।
यह आसान है, आर्यन ने कहा और वहां से उड़ने वाले डिमन बीस्टों को ढूंढने के लिए निकल गया। बहुत जल्दी उसे एक उड़ने वाला लेवल 1 का डिमन बीस्ट मिल भी गया। उसने तुरंत बीस्ट टेमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और उसे वश में करने की कोशिश की। तभी उसके दिमाग से बिजली की जालों की एक श्रृंखला, जो केवल आर्यन देख सकता था, ने उस उड़ने वाले डिमन बीस्ट के शरीर को घेर लिया। इससे वो डिमन बीस्ट तुरंत सतर्क हो गया और गुस्से में भाग गया। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बीस्ट टेमिंग तकनीक विफल, निपुणता +1। क्या तुम भागना चाहते हो? आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तुरंत उस डिमन बीस्ट का रास्ता रोक दिया और चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा? तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बीस्ट टेमिंग तकनीक। एक बार फिर उसने उस डिमन बीस्ट को वश में करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर वो बच निकला। बीस्ट टेमिंग तकनीक विफल, निपुणता +1। बीस्ट टेमिंग तकनीक। बीस्ट टेमिंग तकनीक विफल, निपुणता +1। बीस्ट टेमिंग तकनीक। बीस्ट टेमिंग तकनीक विफल, निपुणता +1। आर्यन लगातार बीस्ट टेमिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग उड़ने वाले डिमन बीस्ट को वश में करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे विफलता मिलती और एक निपुणता पॉइंट मिलता। लगभग 100 बार विफलता मिलने के बाद उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हारी बीस्ट टेमिंग तकनीक लेवल 1 पर पहुंच चुकी है। इसके बाद आर्यन फिर से उड़ने वाले डिमन बीस्टों को बीस्ट टेमिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वश में करने लगा। कुछ देर बाद एक बार फिर उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें फ्लेम डियर को मारने पर 130 EXP पॉइंट्स, 10 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। क्या वो वास्तव में बीस्ट टेमिंग तकनीक द्वारा मारा गया? आर्यन ने उड़ते हुए फ्लेम डियर को नीचे गिरते और उसके मुंह से झाग निकलते देख कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि बीस्ट टेमिंग तकनीक में मारने की भी शक्ति हो? बीस्ट टेमिंग तकनीक सक्रिय करने के बाद आर्यन के दिमाग से निकलने वाली विचारों की शक्तियां, जो एक बिजली के जाल के रूप में होती थी, सीधे एक डिमन बीस्ट के माथे में घुसती थी। अगर डिमन बीस्ट कमजोर हुआ और अपने विचारों को नियंत्रण करने में विफल हुआ तो उसकी तत्काल मृत्यु भी हो सकती थी। हालांकि जैसा कि आर्यन ने कहा था, बीस्ट टेमिंग तकनीक में तत्काल हत्या की एक निश्चित संभावना थी, लेकिन यह मौका बहुत कम था। बीस्ट टेमिंग तकनीक विफल, निपुणता +1। बीस्ट टेमिंग तकनीक विफल, निपुणता +1। पूरी दोपहर में आर्यन ने बीस्ट टेमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और रात में अभी भी वो उसका अभ्यास कर रहा था। आर्यन, तुम्हारी बीस्ट टेमिंग तकनीक लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। आर्यन अभी बुरी तरह से हांफ रहा था। बीस्ट टेमिंग तकनीक की सफलता दर बहुत कम थी। लगभग 10 घंटे से ज्यादा समय तक अभ्यास करने के बाद भी उसे केवल 3 बार सफलता मिली थी। इस हिसाब से फायर ईगल जैसे एक डिमन बीस्ट को वश में करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, जिसमें एक निश्चित स्तर की बुद्धि थी। उसे अभी भी बीस्ट टेमिंग तकनीक का लेवल बढ़ाने की जरूरत थी। आर्यन जब से इस दुनिया में आया है, वो तब से अब तक कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर चुका था। चाहे वो हमला करने की तकनीक हो या फिर बचाव करने की, उन सभी में अपनी कुछ खास विशेषताएं थी। जब तक उन विशेषताओं का पता लगाया जा सकता था, तब तक उनका स्तर बढ़ाना आसान था। उदाहरण के तौर पर हकीम कौशल की विशेषता फर्नेस से जुड़ी हुई थी। तालिस्मानी तकनीक की विशेषता डिमन बीस्ट के ब्लड से जुड़ी थी। इसी तरह बीस्ट टेमिंग तकनीक की विशेषता विचारों के संचार और जबरदस्त दमन से जुड़ी थी। एक बार इन दोनों विशेषताओं में महारत हासिल करने के बाद आसानी से एक डिमन बीस्ट को, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके विचारों को वश में किया जा सकता था। हालांकि यह तब था जब आप एक भाई या दोस्त के रूप में डिमन बीस्ट के साथ संवाद करते हो। लेकिन अगर एक डिमन बीस्ट डरपोक या कमजोर नहीं हुआ तो उसको वश में करना बहुत मुश्किल था। एक डिमन बीस्ट का व्यक्तित्व जंगली और कठोर होता है। सामान्य परिस्थितियों में वो निश्चित रूप से आपको अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करने देंगे। यह काम वास्तव में बहुत मुश्किल था। जब तक डिमन बीस्ट की कमजोरी का नहीं पता चलेगा, तब तक बीस्ट टेमिंग तकनीक की दोनों विशेषताएं बेकार थी। अगर आर्यन डिमन बीस्ट को वश में करना चाहता था तो उसे पहले उन्हें समझना होगा। वो शायद ऐसा कर भी लेता,
लेकिन वास्तव में अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं था। फिर उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अभी के लिए उसे अपने निपुणता पॉइंट्स बढ़ाने की जरूरत थी। एक बार हीरकुंडी पिल निगलने और अपनी ट्रयू एनर्जी को वापस भरने के बाद वो फिर से बीस्ट टेमिंग तकनीक का अभ्यास करने में जुट गया। पूरी रात अभ्यास करने के बाद सुबह के शुरुआती घंटों में उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हारी बीस्ट टेमिंग तकनीक लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। इसके बाद उसने अपने दिमाग में सिस्टम के पारदर्शी पर्दे पर बीस्ट टेमिंग तकनीक की विशेषताओं को देखा। तभी उसकी आंखें फट की फटी रह गई। क्या 5000 निपुणता पॉइंट्स? यह तो बहुत ज्यादा है, उसने हैरानी में कहा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक करके निपुणता पॉइंट्स हासिल करूं। ऐसा लगता है कि मुझे सीधे फायर ईगल को ही वश में करना पड़ेगा। निपुणता पॉइंट्स हासिल करना एकमात्र मुश्किल नहीं थी, इससे भी बड़ी मुश्किल ट्रयू एनर्जी की खपत थी। 5000 निपुणता पॉइंट्स हासिल करने के लिए कम से कम 50,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत थी, जिसे भरने के लिए उसके पास हीरकुंडी पिल्स भी नहीं थी। इसके बाद आर्यन मजबूरी में फायर ईगल को ढूंढने के लिए निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद वो एक पेड़ की चोटी पर खड़ा था, जहां से वो दूर दूर तक खुले आसमान में फायर ईगल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक जोरदार तीखा शोर सुनाई दिया। यह फायर ईगल के चिंगाड़ने की आवाज थी। आखिरकार मिल ही गया, आर्यन ने खुश होते हुए कहा और सीधे उस दिशा में भागा जहां से फायर ईगल की चिंगाड़ सुनाई दी थी। जल्द ही उसने देखा कि एक फायर ईगल आसमान से नीचे की ओर उतरा, जिसके पंख चिलचिलाती धूप के नीचे एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रहे थे और उसके शरीर के पिछले हिस्से पर 3 धारियां लाल रोशनी में चमक रही थी। कुछ सेकंड बाद एक ऊंचा पेड़ एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया और फिर एक विशाल जलता हुआ गैंडा दर्दनाक आवाज में चिल्लाया, क्या? यह तो एक लेवल 3 का फायर गैंडा है। आर्यन दंग रह गया। क्या यह कमजोर हैं जो फायर ईगल के एक वार से ही घायल हो गया? फायर गैंडा थोड़ा भी गुस्सा में नहीं था। वो फायर ईगल के सामने एक मरे हुए कुत्ते की तरह था, जिसने भागने तक का भी संघर्ष नहीं किया। अद्भुत! हमले के तुरंत बाद फायर ईगल ने फायर गेंडे को अपने नुकीले पंजों से पकड़ा और एक ऊंची पहाड़ी की ओर उड़ गया। आर्यन ने भी तुरंत उसका पीछा किया और ऊंची पहाड़ी की ओर भागने लगा। फायर ईगल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसको पकड़ना ही होगा, क्योंकि तेंदुआ लड़की को बचाने का यही एकमात्र तरीका था जिसके बारे में वो सोच सकता था। इससे कोई कुछ नहीं पड़ता कि परिणाम क्या होगा, उसे कोशिश करनी होगी, क्योंकि आर्यन के शब्दकोश में हार मानने जैसा कोई शब्द नहीं था। आधे घंटे तक पीछा करने के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उससे लगभग 5 से 6 मीटर दूर एक सूखे हुए पेड़ के बगल में एक गुफा थी। मुझे कुछ सोचना होगा, आर्यन ने कहा। बीस्ट टेमिंग तकनीक की सीमा 2 मीटर थी और यह दूरी जितनी कम होती उतना ही बेहतर प्रभाव दिखाती। अगर वो फायर ईगल को पकड़ना चाहता तो उसे गुफा में प्रवेश करना पड़ेगा, वरना ऐसा करना असंभव था। फायर ईगल के गुफा में लौटने में अभी भी कुछ दूरी बाकी है, मुझे जल्दी करनी होगी। आर्यन ने विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो वहां फायर ईगल के आने से पहले पहुंच गया था। फिर उसने गुफा के बगल में पड़े सूखे पेड़ को देखा। मुझे पहले वहां जाना चाहिए। जैसे ही वो हड़बड़ी में आगे बढ़ा, उसका पैर एक सूखी हुई टहनी पर पड़ा। सूखी हुई टहनियों पर हल्का सा दबाव लगने भर से ही एक कर्कश आवाज निकलती थी। इससे आर्यन इतना डर गया कि उसने लगभग अपनी पतलून में पेशाब कर दिया था। शायद पता नहीं यह आर्यन की अच्छी किस्मत थी या फिर उसके अच्छे कर्म थे कि सूखी टहनी से कोई आवाज नहीं निकली। फिर वो सावधानी से आगे बढ़ा। अभी उसने मुश्किल से ही एक कदम आगे रखा होगा कि तभी उसे एक जोरदार शश की आवाज सुनाई दी। अचानक एक बड़ा अजगर, जो जांघ जितना मोटा था, बिजली की तरह अपनी दुमुही जीभ लपलपाते हुए गुफा के पास पहुंचा। आर्यन इतना डर गया कि वो कुछ कदम पीछे हटते हुए लगभग पहाड़ी से नीचे ही गिर गया था। अगर वहां एक नुकीली पत्थर नहीं होता जिसने उसे पकड़ लिया था, तो पहाड़ी से गिरकर उसका कचूमर बन गया होता। फायर रॉक अजगर, आर्यन ने घबराहट में हकलाते हुए कहा। इसके अलावा यह फायर रॉक अजगर और फायर ईगल नश्वर दुश्मन थे,
ऐसे प्रकार के जो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि वो मर नहीं जाएं। आर्यन के लिए इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो सिर्फ एक फायर ईगल को पकड़ना चाहता था। तभी पीछे से फायर ईगल भी वहां पहुंच गया और वो जोर जोर से चिंगाड़ने लगा। उसके पंखों से निकलने वाली आग और ज्यादा भड़क चुकी थी। भाड़ में जाओ, क्या मेरी इतनी बुरी किस्मत है? आर्यन चट्टान पर लटका हुआ था जो ऊपर या नीचे जाने में असमर्थ था। उसके सामने फायर रॉक अजगर था और उसके पीछे फायर ईगल था। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फायर ईगल भी असाधारण रूप से चिंतित लग रहा था, क्योंकि उसने अपने पंजों में पकड़े हुए फायर गेंडे को भी छोड़ दिया था। गेंडा नीचे गिर गया और सीधे मांस के कचूमर में बदल गया। जब आर्यन ने यह देखा तो उसकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। आर्यन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। अगर वो सपाट जमीन पर होता तो वो इन दोनों फायर डिमन बीस्ट से नहीं डरता, लेकिन अभी वो चट्टान पर लटका हुआ था। अगर वो ऊपर जाता तो वो विशाल अजगर द्वारा निगल लिया जाता। अगर वो ऊपर नहीं जाता तो उसे फायर ईगल के नुकीले पंजों द्वारा फाड़ दिया जाता। इसके अलावा अगर वो गलती से नीचे भी गिर गया तो उसका फायर गेंडे जैसा हाल होता। अचानक गुफा से कुछ छोटे उकाबों के रोने की आवाजें आईं, जिसे सुनकर फायर रॉक अजगर तुरंत मुड़ गया और सीधे गुफा में घुस गया। अच्छा, तो फायर ईगल की चिंता का कारण यह था कि उसने हमला तक करने की हिम्मत नहीं की। शायद उसके बच्चे अंदर हैं, आर्यन ने धीरे से कहा। फिर उसने कुछ सोचा और अपने दिल में कहा, फायर ईगल, मुझे आशा है कि तुम मेरी दया का बदला चुकाओगे। गुफा के प्रवेश द्वार पर विशाल अजगर गायब हो गया था। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया, अपने शरीर को पलट दिया और सीधे गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। फिर उसने बीस्ट टेमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और एक विचार फायर ईगल की ओर भेजा, इस बात की परवाह किए बिना कि फायर ईगल समझेगा या नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर हमला मत करना। इसके तुरंत बाद उसने ड्रैगन स्लेयर को बुलाया और गुफा में घुस गया। अंदर गुफा में उसने फायर रॉक अजगर की पूंछ को पकड़ लिया और जोरदार तरीके से खींचा। फिर ड्रैगन स्लेयर से काटते हुए वो चिल्लाया, मर जाओ। फायर रॉक अजगर तुरंत पलटा और अपनी जीभ से खतरनाक आवाज में फुंकारने लगा। ड्रैगन स्लेयर को देख उसकी आंखों में एक पल के लिए डर की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने इससे हार नहीं मानी और तुरंत मुंह से एक आग का गोला उगलते हुए आर्यन पर हमला किया। आर्यन ने तुरंत विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और फायर रॉक अजगर के आग के गोले के हमले से बच गया। फिर वो बिजली की रफ्तार से सीधे फायर ईगल के बच्चों के पास पहुंच गया। यह देखकर फायर रॉक अजगर की आंखें लालटेन की तरह लाल रोशनी में चमकने लगीं और उसका गुस्सा पहले से ज्यादा उग्र हो गया। फिर वो जोर जोर से फुफकारने लगा और उसके शरीर से खतरनाक रूप से शक्तियां बाहर निकलने लगी। उसने अपना मुंह खोला और एक विशाल आग के गोले से हमला किया। काव काव काव, फायर ईगल के बच्चे शोर मचाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आर्यन चिल्लाया, मुझे पता है कि यह खतरनाक है, मुझे परेशान करना बंद करो। इसके तुरंत बाद आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर से ड्रैगन कट का पहला वार हवा कट का इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर बढ़ते खतरनाक आग के गोले पर हमला किया। बूम! ड्रैगन कट के खतरनाक हमले से एक धमाके के साथ आग का गोला दो हिस्सों में कट गया। काव काव काव, फायर ईगल के बच्चे फिर से खुशी से चिल्लाए, जैसे कि वो आर्यन के लिए जयकारा कर रहे हो। फायर रॉक अजगर बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने और आग के गोले नहीं छोड़े, लेकिन अपनी पूंछ को घुमाया, जैसे कि वो आर्यन को जकड़ना चाहता था। ओह, तो तुम मुझे जकड़ना चाहते हो? आर्यन ने हल्के से छलांग लगाई और आसानी से फायर रॉक अजगर के हमले को चकमा दे दिया। लेकिन उसकी विशाल पूंछ ने उसे नहीं जकड़ा, बल्कि उसके पीछे के बच्चों पर हमला कर दिया। यह देखकर आर्यन का दिल तंग हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फायर रॉक अजगर इतना चालाक और भयावह होगा। वो तुरंत चिल्लाया, सावधान रहो। आर्यन ने चट्टान की दीवार पर कदम रखा और उसका शरीर आगे की ओर उछला। चूंकि उसने फायर ईगल की मदद करना चुना था, इसलिए उसे उसके बच्चों की रक्षा करनी थी, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाता। आर्यन को हवा में उछलकर बच्चों के करीब जाते देख फायर रॉक अजगर की दुमुही जीभ फुफकारने लगी, जैसे कि वो आर्यन के बेवकूफी भरे कदम पर हंस रहा हो।
इसके तुरंत बाद उसके मुंह से एक आग का गोला निकला और उसी समय फायर ईगल के बच्चों पर हमला करने वाली उसकी विशाल पूंछ अचानक मुड़ गई और भाले की तरह आर्यन की ओर बढ़ी। यह अकल्पनीय रूप से भयावह था। बूम! एक सेकंड से भी कम समय में खतरनाक आग का गोला आर्यन की पीठ से टकरा गया और उसकी विशाल पूंछ ने उसके शरीर को जकड़ लिया। भले ही आर्यन के पास ड्रैगन आर्मर और किंग कॉन्ग शील्ड की रक्षा थी, लेकिन फिर भी उसकी पीठ जलन से दर्द कर रही थी। इसके अलावा फायर रॉक अजगर की विशाल पूंछ पहले से ही उसके चारों ओर लिपट चुकी थी, जिसने उसके शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही आर्यन की पंसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी, उसके शरीर का पिस्ता बन जाएगा और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस वक्त उसको असहनीय दर्द हो रहा था। फिर उसने अपने दिल में चिल्लाया, सोलस्टम तकनीक। तुरंत उसके शरीर की सभी शक्तियां दोगुनी हो गई और एक खतरनाक शक्ति उसके शरीर के हर कोने में बहने लगी। धिक्कार है, अब एक सांप भी मुझ पर चाल चल रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, उसने चिल्लाते हुए कहा। आह! एक उन्मादी गर्जना के साथ आर्यन का दाहिना हाथ फायर रॉक अजगर की जकड़न से बाहर निकल गया और उसके दाहिने हाथ से आदमखोर किंग कॉन्ग एप की गर्जना सुनाई दी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से एक घूंसा बनाया और फायर रॉक अजगर पर एक जोरदार प्रहार किया। बूम! आह! आह! अजगर दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने अपने शरीर को ढीला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बूम! आर्यन ने उसे एक और खतरनाक मुक्का मारा। देखते हैं कि तुम कितने घूंसे झेल सकते हो। बूम! बूम! लगातार कुछ घूंसों के बाद फायर रॉक अजगर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी पूंछ तुरंत ढीली पड़ गई। फिर पलक झपकते ही फायर रॉक अजगर हवा में उछल पड़ा और अपना खौफनाक मुंह खोलते हुए आर्यन को निगलना चाहा। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? आर्यन मुस्कुराया। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों को जारी किया और ड्रैगन कट के दूसरे पड़ाव तूफान कट से हमला किया। हुश हुश हुश! हमला एक तूफान के झोंके की तरह था जो सीधे फायर रॉक अजगर के मुहाने में घुस गया। आर्यन ने इस मौके को जाने नहीं दिया और तुरंत अपने दाहिने हाथ से खतरनाक रूप में शक्तियां बाहर निकालते हुए ड्रैगन स्लेयर ब्लेड में भर दी। बूम! फायर रॉक अजगर अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर बेजान होकर लुढ़क गया। इसके तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की लगातार आवाजें गूंजने लगी। आर्यन, तुम्हें फायर रॉक अजगर को मारने पर 5000 EXP पॉइंट्स, 500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें हार्ट ऑफ फायर रॉक मिला है, क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? आर्यन ने हाफते हुए तुरंत जोर से चिल्लाकर कहा। हफ हफ हफ! फ्यूज? तुम इसे किस तकनीक के साथ फ्यूज करना चाहते हो? ड्रैगन स्लेयर तकनीक। आर्यन वास्तव में बहुत थक गया था। उसने लापरवाही से एक तकनीक का नाम लिया। फ्यूजन सफल हुआ। आर्यन, तुम्हें फायर ड्रैगन स्लेयर प्राप्त होने पर 1000 EXP पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। उसके दिमाग में सिस्टम की लगातार 2 आवाज गूंजी। फायर ड्रैगन स्लेयर, यह क्या है? आर्यन ने तुरंत इसकी जांच करने के लिए सिस्टम के पारदर्शी पर्दे को देखा। तकनीक ड्रैगन स्लेयर तकनीक लेवल 2 स्तर डिवाइन स्टेज। विनाशकारी शक्ति है एस। खपत है 300 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स। विवरण ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वार हैं: त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। प्रत्येक वार शक्तियों की एक परत जमा करता है और 7वीं परत जमा होने से ड्रैगन कट हमला जारी किया जाता है। विवरण 2 ड्रैगन स्लेयर तकनीक को ड्रैगन स्लेयर ब्लेड के साथ मिलाकर हमले की शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। विवरण 3 फायर विशेषता। ड्रैगन स्लेयर तकनीक के हमलों में फायर विशेषता की शक्तियां होंगी और ब्लेड ऊर्जा को फायर ब्लेड में बदल गया है। विवरण 3 फीट को जोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं बदला था। आर्यन ने इसे ध्यान से पढ़ा और उसकी भौहें कांप उठीं। ब्लेड ऊर्जा को फायर ब्लेड में बदल दिया गया है। आर्यन के मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। क्या इसकी मदद से मैं फायर हमला कर सकता हूँ?
बिना किसी शक के फायर ब्लेड आग की लपटों की तरह था और अंतिम वार ड्रैगन कट एक फ्लेम स्लैश था। यह दृश्य निश्चित रूप से लोगों की आंखों को अंधा कर देगा। हाँ, बहुत बढ़िया। आर्यन बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। फायर रॉक अजगर के मरने के तुरंत बाद फायर ईगल के 3 बच्चे आर्यन के पैरों में उछलने लगे जैसे वो उनका नायक हो। उसी समय फायर ईगल जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, गुफा से आ रहे हिंसक धमाकों को सुनकर चिंतित हो गया और गुफा में अंदर घुस गया। अपने बच्चे और आर्यन को बेहद करीब देखकर, फिर फायर अजगर को मरा हुआ देखकर वो जानता था कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ था। इसके अलावा आर्यन की पीठ पर लगे घाव ने उसे और भी अधिक हिलाकर रख दिया। आर्यन, तुम्हारे फायर एसेंस पॉइंट्स की संख्या 100 पर पहुंच चुकी है। क्या तुम फायर ईगल से संवाद करना चाहोगे? क्या मैं वास्तव में एक डिमन बीस्ट को बिना वश में किए उससे बात कर सकता हूँ? आर्यन बहुत खुश था। फिर उसने कहा, संवाद शुरू करो। 1 सेकेंड बाद ऐसा लगा जैसे कि फायर ईगल और उसके दिमाग को एक कर दिया गया हो। फायर ईगल ने अपना सिर झुकाया, कृतज्ञता से कहा, मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ऋणी हूँ, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। आर्यन उत्साहित था और उसने कहा, मुझे वास्तव में किसी चीज में आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरे विचार के नियंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि एक बार काम पूरा हो जाने के बाद मैं आप पर से अपना नियंत्रण हटा दूंगा। मैं तैयार हूं। फायर ईगल ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत सिलाते हुए कहा। आर्यन भी अतुलनीय रूप से आभारी था और उसने कहा, धन्यवाद। इसके तुरंत बाद आर्यन ने बीस्ट टेमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। आर्यन, तुम्हें एक फायर ईगल मिला है। क्या तुम एक शाश्वत संबंध स्थापित करना चाहते हो? नहीं, आर्यन ने इससे मना कर दिया। उसने पहले ही फायर ईगल से वादा किया था कि वो उसको जाने देगा, इसलिए वो निश्चित रूप से उसे जाने देगा। इसके अलावा उसे अभी भी 3 बच्चों की देखभाल करनी थी। तुरंत फायर ईगल चिल्लाया। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद।